सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के सारे टॉपिक डिटेल में कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो है यूजीसी नेट कॉमर्स का पूरा सिलेबस है। तो जो मैंने जो है पूरा सिलेबस क्या करा है, 8 बुलेट में कैटेगराइज कर दिया है, जिससे कि हम इजीली समझ सकें कि किस बुलेट में हम किस तरीके से पढ़ेंगे। और ये मैंने पूरा सिलेबस जो है वो टॉपिक वाइज कवर किया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बुलेट 1, बुलेट 2, बुलेट 3, बुलेट 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से मैंने पूरा सिलेबस 8 बुलेट में कैटेगराइज कर दिया है। तो बुलेट 1 स्टार्ट करते हैं पहले। तो बुलेट 1 के जो टॉपिक्स हैं उन सबको क्या करा है मैंने, हर एक पॉइंट में कैटेगराइज कर दिया है। तो पहला पॉइंट है कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, उसके बाद हमारी बुलेट 1 कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम सारी बुलेट को कंप्लीट करेंगे। तो बुलेट 1 जो है वो हमारी है बिजनेस एनवायरनमेंट, कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, नेचर एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो देखो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड नेचर, इंपॉर्टेंट एंड एलिमेंट। तो पहले हम समझते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एंड एनवायरनमेंट, ये 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन मिलके बिजनेस एनवायरनमेंट बना है। और बिजनेस एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, फैक्टर विच आर प्रेजेंट इन सराउंडिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो बिजनेस के जितने जो भी सराउंडिंग है, जो भी एक्टिविटी होती है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। जो भी सराउंडिंग, जो भी एक्टिविटी होंगी उसे हम बिजनेस एनवायरनमेंट बोलेंगे। ठीक है, इसका नेचर कैसा है, डिपेंडेंस ऑफ ईच अदर। तो जो भी हमारी एक्टिविटी होती है बिजनेस की, वो सारी एक दूसरे से लिंक होती हैं। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल। अब कोई लॉ में कुछ चेंज आ गया, या वहाँ की गवर्नमेंट चेंज हो गई, या पॉलिटिक्स के कुछ रूल्स नए आ गए, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, बिजनेस में कहीं ना कहीं लिंक होती हैं और एक दूसरे से डिपेंडेंट होती हैं। क्योंकि अगर उनमें कुछ चेंजेस होता है तो बिजनेस में भी वो पॉलिसी चेंज हो जाएंगी। सपोज टैक्स रेट इंक्रीज हो गया तो बिजनेस में क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंस होती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर मोबालिटी। मोबालिटी का मतलब होता है गतिशील, यानी कि जो चेंजेस होते रहते हैं। तो बिजनेस को कैसा होता है, बिजनेस फ्लेक्सिबल होता है। अब जैसे कि बिजनेस एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो हर जगह जाकर चेंज होता है। हर जगह का नेचर, कल्चर, सारी चीज़ें क्या होती हैं, अलग होती हैं। अब जैसे इंडिया में जैसे प्रोडक्ट की डिमांड है, ज़रूरी नहीं है ना ऑस्ट्रेलिया या अदर कंट्री में भी वही प्रोडक्ट की डिमांड हो। तो यहाँ पर क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ अ फ्लेक्सिबल इन नेचर। ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, ये फिक्स नहीं है। तो इसमें क्या होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। कुछ सोशली चेंज हो गया, पॉलिटिकल, लीगल, तो जो भी चेंजेस होते हैं इसकी वजह से ये फ्लेक्सिबल होता है। मल्टीफेयर इज नेचर। मल्टीफेयर इज नेचर इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अब जैसे हम बात करते हैं कि पहले जैसे फैशन था, अब वो ऐसा नहीं रहा। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो गई हैं, टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई, चीज़ें अपडेट हो गई। ठीक है, सिमिलर जो प्रोडक्ट जिस जगह बनते हैं दूसरी जगह भी सेम बने, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो प्लेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में मल्टीफेयर नेचर क्या बताता है कि टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती रहती हैं, प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड चेंजिंग सिनेरियो। अब जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, अब उसमें ज़रूरी है कि जो बिजनेस ऑनर है या बिजनेस की जो कमेटी है, जो मैनेजमेंट है, उसको क्या ज़रूरी है, उसको ये जो चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना और प्लस उन चेंजेस को समझना कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में चेंजेस करना। जैसे अगर कोई पॉलिसी चेंज हो गई तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या स्ट्रेटेजी बनानी है चाहिए, ये सब कुछ सोचना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉलेज ऑफ डेंजर बाय एक्सीडेंटल चेंजेस। अब सपोज कुछ चेंजेस अचानक से हो गए, जैसे नोटबंदी हुई थी, तो फिर वो क्या हुआ था, अचानक से ये सारे चेंजेस हो गए थे, तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो गई थी बिजनेस में।
तो ये सारे चेंजेस हों, इसके लिए जो मैनेजमेंट है वो रेडी रहे, उसके लिए वो बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करे। तो अगर वो बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करता है तो वो सारी चीज़ों को वो समझ सकेगा। अब जब हम बात करते हैं डेंजर की, तो कुछ फैक्टर जो है वो कंट्रोलेबल होते हैं, कुछ तो हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन कुछ चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 की वजह से बहुत सारे जो बिजनेस है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, तो उन चीज़ों को हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तो दैट इज़ नॉन कंट्रोलेबल। ठीक है, ड्यू टू इन्फ्लेशन की वजह से कुछ चेंजेस हो गए, मस्ट बी नोन टाइमली। तो अगर ये सारी जो चीज़ें हैं हम इनको पहले से जान सकें और इसके लिए प्रोविजंस बना सकें, तो ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए। नेक्स्ट इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट्स है, तो ये क्या क्या करता है, हेल्प इन नॉलेज ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। अब इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो बिजनेस के अंदर की जो भी एक्टिविटी होती है दैट्स कॉल्ड इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये बिजनेस के इंटरनल एनवायरनमेंट को समझने में हेल्प करता है। पॉलिसीज, जो भी पॉलिसीज हैं जो मैनेजमेंट बना रही है, या क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर हेल्प इन लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अगर कोई प्रोडक्ट है जो कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया और वो चाहता है कि ये प्रोडक्ट हमारा जो है ग्लोबल बन जाए, तो ये सारे इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि वो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर एनालाइज एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्लानिंग। अब जैसे क्या होता है, बिजनेस की जो मैनेजमेंट टीम है उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि ऐसे ऐसे हम प्लानिंग करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, बट उसको एनालाइज नहीं किया, उसको इवैल्यूएट नहीं किया कि जो हमने प्लान बनाया एक्चुअली ये इम्प्लीमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो भी प्लानिंग है उसको एनालाइज करना, इवैल्यूएट करना। तो ये क्या है, सक्सेस ऑफ बिजनेस इट्स इवैल्यूएशन। अगर बिजनेस में मैनेजमेंट ने जो है ये सारी चीज़ें एनालाइज की हैं तो वो क्या होता है, वो सक्सेस एक बिजनेस होगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर हेल्पफुल इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। जो भी रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइज करना। ऐसा नहीं है कुछ जो है रिसोर्सेज जो है वो हमारे ऐसे ही पड़े हैं, ठीक है, कोई मटेरियल है वो ऐसे ही रखा है, और कुछ जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स में सारे एम्प्लॉयज़ आते हैं, और नेचुरल रिसोर्स यानी कि पानी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो अब जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो भी ह्यूमन रिसोर्स है उनका प्रॉपर यूज़ करना, तो उससे क्या होगा, हमारे बिजनेस में हमें हेल्प होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर डेवलप्स कंपटीशन एबिलिटी। अब कंपटीशन एबिलिटी को भी हमें समझना होगा। अगर हमने डेवलप जो है हमारी कंपटीशन जो है कॉम्पिटिटर जितनी भी कंपनीज हैं, अगर उनको स्टडी नहीं किया, ये नहीं जाना कि जो हमारी कॉम्पिटिटर जो कंपनी है वो क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, क्या क्या नए नए अपडेट हो गए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट को कम करना। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, जो भी बिजनेस मैन है, जो उसकी कमेटी है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी अगर वो ठीक से नहीं करती तो क्या होगा, उसका प्रोडक्ट ज़्यादा टाइम जो है मार्केट में चल नहीं पाएगा, वो उसका मार्केट में जो उसका बिजनेस है वो बंद हो जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि स्टेबिलिटी पीरियड, उसके जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, क्योंकि अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो जो कस्टमर है वो दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट परचेज करेंगे। रिडक्शन ऑफ कॉस्ट जो है वो भी कम होनी चाहिए। कंज्यूमर डिलीवरी, उसको डिलीवरी जो है वो टाइम टू टाइम मिलनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो एलिमेंट होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ठीक है, तो पहले हम इंटरनल को समझते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट विच इज प्रेजेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोलेबल फैक्टर। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट में जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है, बिजनेस के अंदर की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो उसके एम्प्लॉय हैं, जो पॉलिसीज़ है, जो मैनेजमेंट है, ठीक है, तो ये सारी जो है ये इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। इसके अंदर अब एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, ठीक है, जो वर्कर है वो ठीक से काम कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज है हमारे पास ह्यूमन और नेचुरल, वो दोनों रिसोर्स ठीक से यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ये सब क्या होता है, हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट जो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हम स्टडी करते हैं। और ये हमारे क्या होते हैं, कंट्रोलेबल फैक्टर, हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट है। तो इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, फर्स्ट पॉइंट इज कल्चर। अब जो है बिजनेस के इंटरनल एनवायरनमेंट में
जो लैंग्वेज है, जो एम्प्लॉय लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, अब सपोज जो मैनेजमेंट यूज कर रहा है वो लैंग्वेज ही एम्प्लॉय को समझ नहीं आ रही, जो नॉर्म्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, तो उनको वो चीजें समझ ही नहीं आएंगी, तो वो वर्क कैसे करेंगे। तो इसके लिए उनको जो नॉर्म्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, वो उन्हें समझ आए, जिससे वो अच्छे से वर्क कर सकें कंपनी में और प्रोडक्ट को अच्छे से मैन्युफैक्चर कर सकें। तो बिजनेस का कल्चर कैसा है, डिपेंड ऑन वहाँ के एम्प्लॉय किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटजीज कैसी हैं, ठीक है, और जो इतने भी रिसोर्स हैं हम उनको प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर हमारा विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। तो प्रायोरिटी क्या है हमारी, और जो फिलोसफी, पॉलिसीज, ये सारी क्या है। अगर एम्प्लॉय को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो एम्प्लॉय हमारी प्रायोरिटी है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, या किसी एम्प्लॉय को प्रॉब्लम हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग कैसी पॉलिसीज हैं, या फिर जो हमारे बिजनेस की पॉलिसीज हैं उसका इम्पैक्ट कहीं गलत तो नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ों को हमें स्टडी करना होगा। टॉप मैनेजमेंट, अब अगर जो हमारा टॉप मैनेजमेंट है वो बिजनेस में कैसे डिसीजन ले रहा है, वो बिजनेस के बेनिफिट के लिए हो रहे हैं कि नहीं। अगर सपोज मैनेजमेंट में एक डिसीजन लिया, वो बहुत लेट डिसीजन लिया, तब तक एक हमारे कॉम्पिटिटर जो कंपनी है उसने जल्दी डिसीजन ले लिया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टॉप मैनेजमेंट जल्दी डिसीजन ले और सही डिसीजन ले। नेक्स्ट है पावर स्ट्रक्चर। अब जो पावर स्ट्रक्चर यानी कि कैसा प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस को हम यहाँ पर समझेंगे। जैसे डिसीजन है, अब सपोज ऐसे हिरार्की सिस्टम होता है, फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड। अब इस तरीके से ये क्या हो रहा है, यहाँ से डिसीजन, यहाँ से डिसीजन, देन डिसीजन। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो है डिसीजन वो जल्दी हो और क्या कहते हैं उसके हाथ में हो, जो सही डिसीजन ले सके और जल्दी डिसीजन ले सके, ठीक है। तो पावर ऑफ स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो इजी होना चाहिए, जिससे कि बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट ना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ह्यूमन एंड अदर रिसोर्स। तो जो हमारे ह्यूमंस हैं और जो रिसोर्सेज हैं, हम उनको क्या करते हैं, टाइम टू टाइम मोटिवेट करें और उनका प्रॉपर यूटिलाइज करें। नेक्स्ट है फिजिकल रिसोर्स एंड द टेक्नोलॉजी। तो फिजिकल रिसोर्स जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक, टेक्नोलॉजी, तो ये सबका हम क्या कर सके, प्रॉपर यूज करें और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके अपने प्रोडक्ट को और अच्छे से बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी। तो अब अगर हमें अपने कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसको एक अच्छी ब्रांड के तौर पे हमें दिखाना है मार्केट पे, तो हमें ज़रूरी है कि जो हमारे एम्प्लॉय हैं या जिन्हें हमने चुना है वो अच्छे चूज़ करें, जिससे कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई अच्छे से हो। अब सपोज एक सप्लायर जो हमने चूज़ किया वो जो है डिलीवरी टाइम पर नहीं देता, जिसकी वजह से बहुत कंप्लेंट्स आती हैं। तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अपने ब्रांड का नाम का ध्यान रखना पड़ेगा कि डिलीवरी टाइम से हो सके, कस्टमर सेटिस्फाई रहे। नेक्स्ट है इट इंक्लूड्स, इसके अंदर इंक्लूड्स होते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज, ह्यूमन रिसोर्स, लेबर मैनेजमेंट, रिलेशनशिप। तो ये सारी चीज़ें, अब फाइनेंस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिव हमारे क्या, हम अपने बिजनेस को कहाँ देखते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं, ह्यूमन रिसोर्स, हम उनका जो ह्यूमन रिसोर्स है जिसके अंदर जो स्किल्स है इस स्किल का हम सही से यूज़ कर सकें, और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनल तो क्या था, बिजनेस के अंदर का एनवायरनमेंट, और एक्सटर्नल क्या है, बिजनेस के आउटसाइड, यानी कि बाहर का जो भी एनवायरनमेंट है उसकी बात कर रहे हैं हम। और ये क्या होता है, अनकंट्रोलेबल, मतलब इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और इसके अंदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर हमारे दो पार्ट आते हैं, एक होता है माइक्रो, एक मैक्रो। अब माइक्रो के अंदर क्या आता है, फोर्सेस विच आर क्लोज टू द कंपनी एंड इफेक्ट इट्स वर्क। अब जो हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट है ये, इसमें क्या आता है, इसमें जो इस बिजनेस एनवायरनमेंट में जो ज्यादा क्लोज है ये सारे हमारे क्या आते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, जो बिजनेस से बहुत ज्यादा क्लोज हैं। लाइक सप्लायर क्या होते हैं, बिजनेस से ज्यादा क्लोज होते हैं। तो हमारा जो सप्लायर है वो कैसा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए और एक से ज्यादा होना चाहिए। रिलायबल तो होना ही चाहिए, ठीक है, प्लस ऐसा नहीं है कि हम एक सप्लायर के भरोसे बैठे हैं। तो बिजनेस में जो है बहुत सारे सप्लायर होने चाहिए जिससे कस्टमर तक प्रोडक्ट इजीली पहुंच सके, ठीक है। नेक्स्ट है कस्टमर।
कस्टमर की जो है प्रेफरेंस, सेटिस्फेक्शन, डिजायर, टेस्ट, तो जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कस्टमर के अकॉर्डिंग हो, उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हो, और वो जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है वो उससे सेटिस्फाई हो, जो उसकी डिजायर्स हैं वो फुलफिल हो सके, जो उसको टेस्ट चाहिए वो टेस्ट मिल सके, और उसकी नीड के अकॉर्डिंग हो। तो ये सब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर स्टडी करते हैं कि कस्टमर को क्या नीड है, वो क्या किस चीज को प्रेफरेंस दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे। नेक्स्ट, मार्केट इंटरमीडिएट्स। अब ये क्या होते हैं, ये एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट तक जब हम कस्टमर तक पहुंचाते हैं तो बीच में जो मिडल मैन का काम करते हैं ये हमारे होते हैं इंटरमीडिएट्स। तो मार्केट एजेंसीज हो सकती हैं, कोई एजेंट हो सकता है जिसके थ्रू हमारा प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक पहुंचता है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, कि अगर ये जो हैं, जो एजेंसियां हैं, जो एजेंट है, वो प्रोडक्ट को अच्छे से हमारे कस्टमर तक पहुंचा सके और जो हम उसके अंदर क्वालिटी दे रहे हैं उस क्वालिटी को वो डिस्क्राइब कर सके। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पिटिटर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब सामने वाली कंपनी भी सपोज वही प्रोडक्ट बना रही है, तो कॉम्पिटिटर का क्या एक्शन हो रहा है। सपोज वो एक के साथ एक जो है प्रोडक्ट फ्री देने लगा, या कोई चीजें उसने ऐड कर दी, या कोई पॉलिसी कर दी, ठीक है, तो कुछ एक ऐसा एक्शन जिसकी वजह से हमारी सेल पे फर्क पड़े, तो उसके प्रोडक्ट, उसकी कंपनी पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि वो किस तरीके के एक्शन ले रहा है, जिससे कि हम भी अपनी पॉलिसीज में क्या कर सके, चेंज कर सके। तो रिएक्शन ऑन कॉम्पिटिटर एक्शन, तो जो भी वो कॉम्पिटिटर कंपनी करेगी उस पर हमारा कैसे रिएक्शन होगा, इसके लिए भी हमें एनवायरनमेंट समझना होगा, क्योंकि हमने अगर उनके बारे में देखा है, उनके बारे में रिसर्च किया, तभी तो हम उस पर कुछ एक्शन कर सकते हैं ना। नेक्स्ट इज पब्लिक। अब पब्लिक में मीडिया पब्लिक, लोकल पब्लिक। अब हमारा जो ब्रांड है, जो हमारा प्रोडक्ट है, उसकी मार्केटिंग कैसी हो रही है, मीडिया जो है या टीवी के थ्रू एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर, जिसके थ्रू भी हम ना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, उसमें उस प्रोडक्ट की जो है वो इमेज कैसे दिख रही है, ये भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो लोकल मीडिया में हम अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पब्लिक यानी कि जो है हमारे कस्टमर उस प्रोडक्ट के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट। फोर्सेस आर अनकंट्रोलेबल इन कंपेरेंस टू माइक्रो फोर्सेस इट इंक्लूड। इसके अंदर अब क्या क्या इंक्लूड होते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब इसके अंदर हम इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हैं। उसके अंदर तो देखो क्या था कि माइक्रो में बिजनेस के जो बहुत क्लोज हैं वो हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट हो गए। अब मैक्रो की बात कर रहे हैं तो ये काफ़ी बड़े लेवल पे हो गए। इसमें हमारे पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें, कंट्री के अंदर जो भी चेंजेस होने, जो हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट क्या डालेंगे, ये इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट यहाँ पर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। इकोनॉमिक कंडीशन, अब इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है और हमारी कैसी पॉलिसीज होंगी उसके अकॉर्डिंग। सपोज जो हमारा प्रोडक्ट है वो बहुत महंगा है और वहाँ की जो कस्टमर्स हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारा प्रोडक्ट क्या वहाँ सेल हो सकता है? आंसर इज नो, नहीं हो सकता ना। तो वहाँ की इकोनॉमिक की कंडीशन के अकॉर्डिंग, या फिर जो हमारी पॉलिसीज हैं, जो हमारे प्रोडक्ट हैं उसके लिए जो भी पॉलिसी सिस्टम है, तो वो सारे कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ गई जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट को सेल होने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, वहाँ जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अब जो गवर्नमेंट है वहाँ की कैसी है। सपोज वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो एक दो साल में चेंज हो गई, या कुछ भी चेंज होता है, तो उसकी वजह से क्या है, उसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। और हमारी गवर्नमेंट के साथ उसके रिलेशन कैसे हैं। जस्ट सपोज इंडिया के रिलेशन जो है अनदर कंट्री के साथ अच्छे हैं, तो हमारे प्रोडक्ट को हमें सेल करने में ईजी होगा। अगर हमारी जो कंट्री है उसके रिलेशन किसी दूसरी कंट्री के साथ अच्छे नहीं है, तो उसके लिए हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि हम अपना प्रोडक्ट वहाँ पर सेल कर रहे हैं। और वहाँ की स्टेबिलिटी कैसी है पॉलिटिकल, जैसे अब हमारी जो गवर्नमेंट थी उसके रिलेशन अच्छे थे जो उस टाइम पे वहाँ गवर्नमेंट थी, लेकिन जब चेंज हो गए तो उसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं थे। तो वहाँ पर डिपेंड करता है कि उसकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो कैसी है। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट। अब वहाँ का रिलीजन कैसा है, एजुकेशन कैसी, फैमिली। अब जो हमारा प्रोडक्ट है वो सपोज जो है वो गारमेंट का है, तो अब जैसे हिंदू का हो गया तो वो रिलीजन के अकॉर्डिंग वैसे ही क्लोथ परचेज करेंगे, ठीक है। और उनकी एजुकेशन कैसी है, मतलब वो
जैसी उनकी एजुकेशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी चीज़ें परचेज करेंगे। अब बुक्स हैं तो वो जो एजुकेटेड है, जिन्हें जो नीड है, वो उसी अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है। जो एजुकेटेड एरिया है वहाँ पर जो है क्लोथ की डिमांड अलग होगी, दूसरे एरिया में अलग डिमांड होगी। फैमिली सिस्टम कैसा है, ठीक है, फैमिली के अकॉर्डिंग। तो ये सोशो कल्चर एक कल्चर के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर जो है हम इंडिया की बात करें तो सूट वगैरह इजीली बिक जाते हैं, लेकिन अगर अनदर कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है वेस्टर्न ड्रेसेस चलती है। तो यहाँ पर क्या है, सोशो कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि वहाँ का कल्चर कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट। अब जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होने चाहिए, इनोवेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है हमने एक बार प्रोडक्ट अपना बना दिया और बस उसको सेल करते जा रहे हैं। अरे भाई तुम तो सेल कर रहे हो, लेकिन अब जब नई कंपनियां आ गई, नए नए कॉम्पिटिटर आ गए, उनके प्रोडक्ट इतने इनोवेटिव हैं, इतने चेंजेस हैं, इतनी टेक्नोलॉजी वाले हैं, तो फिर जो कस्टमर है वो उनके ही प्रोडक्ट परचेज करेगा, आपके नहीं। तो टेक्नोलॉजी में क्या होनी चाहिए, अडेप्टेशन होनी चाहिए और कुछ चेंज होता रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज लीगल एनवायरनमेंट। अब जो लीगल एनवायरनमेंट है, लीगल एनवायरनमेंट की वहाँ की कंट्री की क्या लॉज हैं। अब जो हम अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वहाँ के कंट्री के जो लॉ है उसकी वजह से अगर हमारा प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहा तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने प्रोडक्ट की पॉलिसीज या जो है वो चेंज करनी पड़ेंगी। तो लॉ के अकॉर्डिंग भी हम देखते हैं अपने प्रोडक्ट को। नेचुरल एनवायरनमेंट। अब सपोज जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी कंडीशन है कि वो जो है वो जहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ठंडा होता है या बहुत अच्छा होता है तो वहाँ पर बनता है। तो डिपेंड करता है कि वहाँ का नेचुरल एनवायरनमेंट आपको कैसा चाहिए उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्लाइमेटिकली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके अकॉर्डिंग वहाँ के रिसोर्स यूज़ करना, ठीक है। जैसे सपोज अब है, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन है, उसे आइसक्रीम बेचनी है, तो आइसक्रीम बेचने के लिए अगर वो ठंडी जगहों पे जाएगा तो वहाँ पर नहीं जो है कस्टमर परचेज करेंगे, रदर देन अगर वो गर्म जगहों पर जाता है, जैसे राजस्थान वगैरह में जाकर अगर वो सेल करता है तो वहाँ सेल होगी। अगर वो हिमालय वगैरह में जाता है तो वहाँ सेल तो होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा जो है डिमांड उस प्रोडक्ट की नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। अब फाइनेंशियल एनवायरनमेंट में हम इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, रेजिंग फाइनेंस की किस तरीके से हम अपने फाइनेंस को रेज कर सकते हैं थ्रू दी स्टॉक मार्केट, शेयर इशू करके। तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस में फाइनेंस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्लोबल एनवायरनमेंट। अब हम अपने प्रोडक्ट को चाहते हैं ग्लोबली हो, यानी कि हर कंट्री में हमारा प्रोडक्ट जो है अवेलेबल हो इजीली। तो बिजनेस एग्जिस्ट इन वर्ल्ड मार्केट टू अंडरस्टैंड रूल्स। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हर एक कंट्री के जो है वो रूल्स को समझे, वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को समझे और उनकी कंडीशन को आप फुलफिल करें। उसके बाद अपने प्रोडक्ट को ऐसे अपडेट करें कि वो हर कंट्री में जो है वो सेल ईजिली हो सके। तो आपको उस अकॉर्डिंग अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट टॉपिक। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? Economic environment refer to all economic factors that affect commercial and consumer behavior। तो अब जब हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ की जो कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर सके। अब सपोज एक जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस है एग्जाम्पल के लिए 100, अब 100 प्राइस है उसका, लेकिन वहाँ के जो कस्टमर है वो 100 रुपीज़ पे ही नहीं कर सकते। तो उनका इनकम लेवल कैसा है? अगर उनका इनकम लेवल वो वहाँ पर सिर्फ 80 रुपीज़ दे सकते हैं तो 80 रुपीज़ के अकॉर्डिंग ही हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, हम वहाँ की मार्केट को स्टडी करेंगे, देखेंगे कि वहाँ के जो कस्टमर है उनका इनकम लेवल कैसा है, उस अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे, ठीक है। और वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अवेलेबल हैं कि नहीं है, या हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से मैन्युफैक्चर होगा, वो सारी कंडीशंस को हमें देखना होगा। तो इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम वहाँ के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को स्टडी करें। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के। फर्स्ट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। टोटलिटी के अंदर हम सारे एक्सटर्नल फोर्सेज को हम इंक्लूड कर लेते हैं, तो दैट इज सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द sum total of all the external factors that influence and functioning of the business। तो जो भी प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस करेंगे या फंक्शनिंग करने में, यानी कि जिस तरीके से वो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसमें जो भी वो फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करें, उन सारे फैक्टर्स को यहाँ पर देखना, ठीक है। तो यहाँ टोटलिटी का मतलब ये है कि आप सारी चीज़ों को यहाँ पर एक साथ देखोगे जो भी हमारे बिजनेस में फंक्शनिंग में वर्क जो है यूज़ हो रहे हैं।
नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। अब हम स्पेसिफिक और जनरल दोनों फोर्सेस को यहाँ पर देखेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ मेड अप ऑफ बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्स रेफर टू कस्टमर, कॉम्पिटिटर, इन्वेस्टर। तो जो स्पेसिफिक है फोर्स वो क्या बताता है कस्टमर को कि कस्टमर की कैसी प्रेफरेंस है, उसके पास उसका जो इनकम लेवल है वो कैसा है, ठीक है, वहाँ पर जो है वो जो हाईली एजुकेटेड है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग उनके प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो प्रोडक्ट को कितना समझ पा रहे हैं, और जो वहाँ कॉम्पिटिटर हैं उनकी टेक्नोलॉजी कैसी है, उनके एक्शंस कैसे हैं, उनकी पॉलिसीज़ कैसी हैं, वहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो कितना इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को स्टडी करना। नेक्स्ट है इंटर रिलेटेडनेस। तो जो है हमारे जितने भी एनवायरनमेंट फैक्टर हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ही होते हैं। जैसे कल्चर हो गया, ठीक है, वहाँ के रिलीजन्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है वो एक दूसरे से लिंक करते हैं, ठीक है। वेरियस एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। तो वो सारे क्या करते हैं एक दूसरे से लिंक करते हैं। नेक्स्ट इज डायनामिक नेचर। अब जो ये सारी चीज़ें हैं वो डायनामिक नेचर की होती है, चेंजेस होती रहती है क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं और जो लोगों की लाइक्स डिसलाइक्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चेंज होने की वजह से इसका नेचर क्या है, डायनेमिक है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ डायनेमिक नेचर इन चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से इसका नेचर जो है डायनेमिक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं अनसर्टेनिटी। अब जो ये है सर्टेन नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होती रहती है, लॉज चेंज होते रहते हैं, और जो कस्टमर है उनकी प्रेफरेंसेस चेंज होती रहती है, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी अनसर्टेन एज वन कैन नॉट प्रिडिक्ट एज टू व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। ऑब्वियस है हम ये नहीं देख सकते, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे अभी कोविड-19 है तो बहुत सारे जो लोग हैं उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं परचेज करना चाहते, वो कर पा रहे हैं, जो वो चाहते हैं वो भी नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर जो है अनसर्टेनिटी है, यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि जो आज हमारा जो कस्टमर है वो कल भी हमारा कस्टमर होगा, ठीक है। और कॉम्प्लिसिटी, it become very difficult to know exactly the relative influence of a particular forces। तो हम ये नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलरली यही चीज़ जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है हमारे बिजनेस को। वी डोंट नो कि किस चीज़ से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, सोशल से, इकोनॉमिक से या टेक्नोलॉजी से। कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है, या जो वहाँ का सोशल फैक्टर है वो चेंज हो जाता है, वो कुछ और प्रोडक्ट परचेज करने लगते हैं, या कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है जिसकी वजह से जो कस्टमर है वो दूसरे प्रोडक्ट परचेज करने लगते हैं। तो इसको समझने के लिए बिजनेस जो है, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी किया जाता है, और ये बहुत कह सकते हैं या थोड़ा कह सकते हैं डिफिकल्ट है। अगर हम उसको सही समझेंगे तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट है। ऑन फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, तो अगर जो भी हमारा फंक्शनिंग कर रहा है, जो भी हमारा प्रोसेस बिजनेस में वर्क हो रहा है, अगर हम बिजनेस स्टडी में ये चीज़ों को नहीं समझेंगे तो ये हमारे जो बिजनेस फंक्शनिंग है वो करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। रिलेटिविटी, डिफरेंट कंट्री एंड डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि इंडिया में जो गारमेंट जैसे परचेज करते हैं इंडियन ड्रेसेस, वैसे बाहर जो है वेस्टर्न ड्रेसेस। तो ये क्या है, डिफरेंट कंट्री होगी तो वहाँ का डिफरेंट रिलीजन होगा, हर कंट्री में अपना एक रिलीजन फॉलो होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट एनवायरनमेंट होगा। वहाँ के जो टेस्ट है, जो प्रोडक्ट है, जो नीड्स है, जो डिज़ायर्स हैं वो अलग अलग होंगी, तो उसी अकॉर्डिंग उनका प्रोडक्ट भी होगा। अब इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, तो हम देखते हैं रोल ऑफ रेगुलेटर। तो रोल ऑफ रेगुलेटर में हम 2 पॉइंट देखेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट कैसे वो करती है, डायरेक्ट वो क्या करती है, हेल्प इन एग्जिस्टिंग लॉ। तो कुछ लॉ है जो एग्जिस्ट जो अभी हैं, उसमें जो कुछ लॉ हैं तो हमारे बिजनेस को वो हेल्पफुल कर रहे हैं, ठीक है, या उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट है उनके लॉ की वजह से हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी बना दी जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत हेल्पफुल है, कि जैसे कि आप ये प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हो, या आपको टैक्स में इतने % की जो है छूट मिल गई। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, बिजनेस को कहीं ना कहीं जो है ये हेल्प करती हैं आगे बढ़ने में, ठीक है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ इन्फोर्समेंट और प्रमोशन। तो ये जो है जो गवर्नमेंट है वो हमारी हेल्प करती है कि आप अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सको। जो है इस जैसे
FDI है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बाहर की कंट्रियों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, अब जैसे अभी आपने देखा था कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई जो स्कीम आई थी कि आप जो स्टार्टिंग कर सकते हो अपना नया बिजनेस, तो आपको ये छूट है, ये डिस्काउंट है, ठीक है, इतने तक का लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो लोगों को क्या करती है, मोटिवेट करती है कि आप आओ स्टार्टअप करो अपना बिजनेस, ठीक है, और वो सारी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट का बहुत रोल होता है, वो कहीं ना कहीं लॉज पॉलिसीज ऐसे प्रमोट करती रहती है जिससे कि बिजनेस जो है वो प्रमोट हो सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे यहाँ पर इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। तो पहले हम इकोनॉमिक सिस्टम को इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो इकोनॉमिक सिस्टम एन अरेंजमेंट ऑफ सॉल्विंग सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। तो इस सेंट्रल प्रॉब्लम में क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। मतलब क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए प्रोडक्ट बनाना है। तो क्या बनाना है, रिलेटेड टू सिलेक्शन ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस। सबसे पहले हमें एक प्रोडक्ट को रिलेटिव जो है वो प्रोडक्ट को डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें क्या बनाना है। इसके लिए हम अपने मार्केट को एनालाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू मार्केट एनालिसिस। जो आपने मार्केट एनालिसिस की वहाँ पर देखा कि किस प्रोडक्ट की वहाँ पर डिमांड है, एज पर कस्टमर डिमांड, जो कस्टमर की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपने एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया कि आप उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करोगे। हाउ टू प्रोड्यूस, अब उस प्रोडक्ट को आपने सिलेक्ट तो कर लिया, आप ये बनाओगे। अब ये कैसे बनाओगे, रिलेट टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। अब आप देखोगे कि कैसे टेक्निक आपको यूज करनी है। वो प्रोडक्ट आपका लेबर इंसेंटिव होगा या कैपिटल। अब लेबर इंसेंटिव टेक्निक्स क्या होती है, यूज ऑफ मोर लेबर देन कैपिटल। अब इसमें क्या करते हो, आप लेबर का ज्यादा यूज करते हो कंपेयर टू कैपिटल, ठीक है, जिसमें लेबर जो है वो ज्यादा होती है रेदर देन कैपिटल। अब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है, यूज ऑफ मोर कैपिटल देन लेबर। तो यहाँ पर क्या होता है, हम कैपिटल ज्यादा यूज करते हैं और यहाँ पर जो है वो हम लेबर ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, अब किसके लिए, रिलेट टू पार्ट ऑफ सोसाइटी टू हुम गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। अब जो हमने देखा था कि कस्टमर जो है उनकी डिमांड कर रही है, तो सोसाइटी के लिए वो प्रोडक्ट को हमें प्रोड्यूस करना होगा अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो वहाँ की जो इकोनॉमिक है, वहाँ की इकोनॉमिक यानी कि वहाँ की इनकम लेवल क्या है। जैसे अब वहाँ का देखा हमने एक सोसाइटी का जो है सर्वे किया, तो वहाँ पर पता चला तो बहुत हाईली इनकम वाले जो है लोग रहते हैं। तो वहाँ पर प्रोडक्ट कैसा होगा, वहाँ पर जो है वो हमारा महंगा प्रोडक्ट भी इजीली सेल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पर कम इनकम वाले जो लोग हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट जो बनाना पड़ेगा वो थोड़ा सस्ता बनाना पड़ेगा और इजीली वो परचेज कर सके उस अकॉर्डिंग वो हमें बनाना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, वो इजीली उन्हें अवेलेबल हो जाए, जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं वो इजीली वहाँ तक पहुँच जाए और वो जो है उनको प्रोडक्ट वो डिलीवर हो जाए और कस्टमर के अकॉर्डिंग, उनकी डिमांड और उनकी नीड के अकॉर्डिंग वो बनाए जाए। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। मेनली 3 टाइप की इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म की बात करें तो यहाँ पर हम कैपिटल की ज़्यादा बात करेंगे, जिसमें जो गवर्नमेंट है, प्राइवेट ऑनरशिप, फ्री एंटरप्राइजेस, कंज्यूमर, कॉम्पिटिटिव प्राइजेस, इन सबको प्रेफरेंस देती है। फैक्टर आर प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ऑन्ड एंड प्रॉफिट अर्निंग इज मेन मोटिव। तो यहाँ पर जो कंपनी है उसका मेन मोटिव क्या होता है, बस उन्हें प्रॉफिट अर्न करना होता है, ठीक है। कैपिटलिज्म में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर जो कंपनी का मोटिव होता है वो उनका प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होता है, ठीक है। और गवर्नमेंट इसमें क्या करती है, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती, इसीलिए इसे फ्री मार्केट भी कहा जा सकता है, जिसमें कंपनी की जो है प्राइवेट ऑनरशिप होती है, फ्री एंटरप्राइजेज होते हैं, कंज्यूमर सॉवरेनिटी होती है, कंपटीशन होता है इनका एक दूसरे से, और जो है प्राइस मर्चेनिज्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशलिज्म। अब ये नाम से ही पता चल रहा है कि जो है ये सोशल वेलफेयर के लिए जो प्रोडक्ट होते हैं वो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, और ये इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अ कंट्री इज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, और ये रेगुलेट करते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, और ये कंट्रोलेबल होते हैं, और इनका मेन मोटिव होता है कि ये सोशल वेलफेयर के लिए काम करें। प्राइस एंड अदर थिंग
आर डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। जो प्राइजेस हैं और जो भी चीज़ें हैं वो सारी गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइडेड होती हैं। गवर्नमेंट ऑनरशिप होती है यहाँ पर, और ये सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, यहाँ पर कंपटीशन जो है नहीं होता। नेक्स्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमिक, कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। अब यहाँ पर मिक्स की बात करें तो यहाँ पर कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो सोशल वेलफेयर भी करती हैं, प्लस उनका प्रॉफिट जो है वो भी मोटिव होता है। मतलब एक प्रोडक्ट से वो प्रॉफिट भी कमाना चाहती हैं प्लस सोशल वेलफेयर भी करती हैं। कोएग्जिस्टिंग ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, प्रॉफिट मोटिव एंड सोशल वेलफेयर। तो इनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव भी होता है और प्लस वो सोशल वेलफेयर भी करते हैं। प्रॉफिट ऑफ सम गुड्स आर डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट एंड सम बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। तो कुछ जो है उनमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है और कुछ प्राइवेटली इंडिविजुअल भी वे डिसाइड करते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कोएग्जिस्टेंस एंड ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। तो दोनों ही होते हैं यहाँ पर, पब्लिक एंड प्राइवेट। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड होती हैं। प्रॉफिट मोटिव कम सोशल वेलफेयर, तो यहाँ पर जो है उनका मेन मोटो क्या होता है, सोशल वेलफेयर। प्रॉफिट भी कमाते हैं लेकिन उनका ज़्यादा जो है मोटिव वो सोशल वेलफेयर के लिए होता है। इकोनॉमिक पॉलिसी, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। तो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट प्ले सिग्निफिकेंट रोल डिटरमाइनिंग द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इन कंट्री। तो बेसिकली यहाँ पर जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज में हम जो है मनी से रिलेटेड बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से हम इन्फ्लेशन और रिसेशन को कंट्रोल करती है, या मनी की सप्लाई जो है जो मार्केट में ज़्यादा है तो उसको कैसे कम करना है, इनफ्लो और आउटफ्लो के थ्रू क्या करती है, मनी की सप्लाई को रोक सकती है और बढ़ा सकती है। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो फॉर्मुलेट एंड एग्जीक्यूटेड बाय द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इसे फॉर्मुलेट करती है। रेगुलेट मनी सप्लाई एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक, तो जो मनी की जो सप्लाई है वो मार्केट में कितनी होगी, या जो है मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारी मनी है तो उसको कैसे उसको कम करना है, ठीक है, या उसको कैसे बढ़ाना है, इस चीज़ पे ये स्टडी करती है या इसको देखती है। विथ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल बिजनेस साइकिल एंड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमिक में कैसे ग्रोथ होगी और बिजनेस साइकिल कैसे जो है वर्क करेगा, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसके बेसिकली जो मॉनेटरी पॉलिसी है कि मार्केट में जो है वो कितना इनफ्लो होना चाहिए, कितना मार्केट में जो है वो पैसा होना चाहिए, और अगर वो ज़्यादा है तो लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, और कैसे अगर रिसेशन का दौर है तो मार्केट में किस तरीके से जो है मनी को इंट्रोड्यूस करना है, ये हमारी मॉनेटरी पॉलिसी देखती है, ठीक है। इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ और क्रेडिट कंट्रोल अंडर मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट्स हैं। पहले है क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड, जिसमें हम जितने भी अमाउंट से रिलेटेड, यानी कि कितने परसेंटेज इंक्रीज करना है या किस तरीके से परसेंट इंक्रीज करके मार्केट में जो है मनी का इनफ्लो करना है, या मनी को जो है वापस मार्केट से लेना है। तो जब हम अमाउंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव की। जब हम क्वालिटी की बात करेंगे, क्वालिटेटिव की, तो हम डायरेक्शन की बात करेंगे कि इस फैक्टर में जो है वो पैसा ज़्यादा है, इस फैक्टर से जो है वो पैसे को ले लेना है और दूसरे फैक्टर में इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हमारे हम दो क्रेडिट मेथड को यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो पहले हम देखते हैं क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड, जिसमें हम अमाउंट की बात करेंगे और इसमें हम चीज़ों को यहाँ पर देखते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो है वो हमारा है बैंक रेट। अब जो बैंक रेट है वो है क्या, देखते हैं। रेट एट विच आरबीआई डिस्काउंट द बिल्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, तो एक ऐसा रेट जिसमें जो है आरबीआई डिस्काउंट करती है जो कमर्शियल बैंक को। एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है एक कंपनी है, ठीक है, इसने बैंक से बोला कि जो मुझे है वो 10 लाख रुपए दे दो इस बिल के बिहाफ पे। ये बिल्कुल बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 लाख रुपए जो है कंपनी ने बैंक से मांगे 3 महीने के लिए, ठीक है। लेकिन जो बैंक है उसने कहा कि भाई देखो 10 लाख रुपए तुम्हें चाहिए और 3 महीने के लिए चाहिए, और वो भी इस बिल के बिहाफ पे आप ले रहे हो, तो फिर मैं जो है वो 10 लाख तो दूंगा नहीं, ठीक है। वो जो अमाउंट है जो ये सिक्योर पर्पस के लिए बैंक जो है अपने पास रख लेता है वो है 2 लाख, और 8 लाख रुपए बैंक जो है कंपनी को दे देता है। अब इसके पास जो है ये बिल आ चुका है। अब कमर्शियल बैंक क्या करता है, उस बिल को आरबीआई को दे देता है। आरबीआई को कहता है देखिए ये जो है बिल
10 लाख का है और ये 3 महीने बाद मुझे पैसे मिल जाएंगे, आप उस पैसे को ले लेना। आरबीआई कहता है लेकिन 10 लाख रुपए के बदले मैं आपको 9 लाख रुपए यहाँ पर दे दूंगा। तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, 1 लाख रुपए तो एटलीस्ट इसके पास सेविंग हो रही है या 1 लाख का प्रॉफिट तो हो रहा है। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, 1 लाख रख लेगा और 8 लाख रुपए यहाँ पर कंपनीज को दे देगा। तो यहाँ पर देखो पास्ट बैंक रेट वॉज द की पॉलिसी। जब हम पास्ट की बात करते हैं तो क्या था, यहाँ ये से की पॉलिसी ऑफ कहा जाता था, लेकिन आप बात करें तो यहाँ पर जो है अब रेपो रेट आ चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो फिर अब ये जो है इसको एक बैंक रेट यानी कि जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है प्लस जो परसेंटेज जो होती है उसके अकॉर्डिंग उसको यहाँ पर देखा जाता है। रेट दैट गिव डायरेक्शन टू द मार्केट इंटरेस्ट रेट, ये एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। नाउ रेपो रेट इज द की पॉलिसी रेट। अभी हम रेपो रेट को नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आप ये समझ लो कि पहले जो था बैंक रेट जो था वो बहुत ज़्यादा की पॉलिसी माना जाता था कि जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है वही आगे चलेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। रेपो रेट के अकॉर्डिंग बैंक डिसाइड करती है कि उसको क्या जो है वो देखना है, कितना इंटरेस्ट लेना है या देना है। तो बीआर नाउ हैज़ 2 मेन पर्पस। तो इसके जो है बैंक रेट के 2 मेन पर्पस है। पहला है डिस्काउंट रेट, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया। तो इसमें क्या होता है कि बैंक गेट बिल ऑफ एक्सचेंज एंड कमर्शियल पेपर्स रीडिस्काउंट एट द रेट ऑफ बैंक रेट फ्रॉम आरबीआई। तो जो इस रेट मिलता है उससे कम रेट पे वो आगे उसको दे देता है। अगर इसको और ज़्यादा पे मिलता तो ये और ज़्यादा दे देता। अगर सपोज आरबीआई से पूरा 10 लाख दे देता तो आगे वो 9 लाख रुपए दे देता। तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक कैसे डिसाइड कर रहा है, थ्रू दी आरबीआई डिस्काउंट रेट पर। ठीक है, पेनल रेट या इसे पेनाल्टी भी बोल सकते हैं कि अगर डिफ़ॉल्ट होता है कुछ लिक्विडिटी, सपोज जो बैंक है उसको कुछ अमाउंट अपने पास रखना होता है कि अगर कुछ शॉर्टेज होती है तो वो आगे उसको दे सके। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता, एसएलआर और सीसीआर जो परसेंटेज डिसाइड है, अगर कमर्शियल बैंक उतना अमाउंट सीआरआर में नहीं देता या एसएलआर के थ्रू लिक्विडिटी फॉर्म में नहीं रखता तो उसको कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ती है। वो पेनल्टी कैसे पे करेंगे, या बैंक रेट तो होगा प्लस 3% ऑन फर्स्ट डे, मतलब एक दिन का जो अगर जो है लेट हुआ है तो वो परसेंटेज, या फिर अगर एक दिन का है तो देखो अभी यहाँ पर 3% है, लेकिन अगर एक दिन के बाद इसी तरीके से सब्सिक्वेंटली होता है तो 5% उसका लग जाता है। बैंक रेट इक्वल टू रेपो रेट, अगर रेपो रेट प्लस परसेंटेज जो भी बैंक रेट का है, इसी तरीके से रेपो रेट प्लस रिजर्व रेपो रेट प्लस 1% इनिशियली बैंक रेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये इस परसेंटेज पे जो है बैंक को पे करना पड़ता है। तो ये था पेनल्टी में लग रहा है, और दूसरे डिस्काउंट में बैंक रेट का जो है यूज़ होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर पॉइंट देखते हैं, लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो में हम पहले पढ़ेंगे एसएलआर और सीआरआर। तो एसएलआर बेसिकली होता क्या है और सीआरआर क्या होता है, हम एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर पहले समझ लेते हैं। तो देखो ये है एक कमर्शियल बैंक, ठीक है, इसमें जो है ये सारी जो कस्टमर है ये डिपॉजिट करते हैं थ्रू दी सेविंग अकाउंट और जो है करंट अकाउंट के थ्रू। ठीक है, एफडी, इन सब के थ्रू यहाँ पर कैश डिपॉजिट करते हैं। सिमिलर कंपनीज भी यहाँ पर डिपॉजिट करती हैं। ठीक है, अब जो इसके पास डिपॉजिट होता है, जो भी डिपॉजिट होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद इसका जो अमाउंट है वो 1000 करोड़ निकला। ठीक है, नेट डिमांड इज करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, ये दोनों यहाँ पर हमारे आते हैं जो कस्टमर यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं। और लॉन्ग टर्म में हमारे एफडी आते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या करते हैं, इसमें डिपॉजिट करते हैं। और फिर उसके बाद हम एनडीटीएल यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी कैलकुलेट करता है बैंक। उसके बाद जो सीआरआर की रेट चल रही है, जैसे अभी एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर 4% लिखा है, वैसे आपको साइट पे चेक करना होगा कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप देख रहे हो उस टाइम पे परसेंटेज क्या है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ये जो है परसेंटेज चेंज करती है। तो अभी मैंने यहाँ 4% लिखा है, तो एक 1000 का ये 4% जो है एनडीटीएल जो भी इसका अमाउंट निकला है 1000, इसका 4% निकालेगा और सीआरआर के रूप में यहाँ पर जो है डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, और बैंक इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। ये आरबीआई इस पे क्या करेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। आरबीआई इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगा।
ठीक है, आरबीआई इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं एसएलआर क्या होता है। अब हमने ये तो देख लिया कि बैंक जो है आरबीआई ने जो क्या करा 4% पे सीआरआर रख लिया। एसएलआर में क्या होता है, अब तुमने जो है सीआरआर के रूप में तो रख दिया जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहा, लेकिन अब कस्टमर आते हैं तो फिर क्या कहते हैं बैंक के पास कुछ लिक्विडिटी फॉर्म में भी होना चाहिए। तो इसके लिए आरबीआई कहती है कि आपको एसएलआर के फॉर्म में, जैसे मैंने यहाँ पर 18% लिखा है, ये भी परसेंटेज चेंज होती रहती है, तो इतने फॉर्म में आपको एसएलआर अपने पास रखना होगा लिक्विडिटी फॉर्म में। ठीक है, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में कोई बॉन्ड परचेज कर लिया गवर्नमेंट का, ठीक है, तो इस फॉर्म में आपको 18% जो है वो रखना पड़ेगा। ये जो है बैंक को फॉलो करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर लिखा है स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो मिनिमम परसेंटेज एज ऑफ लिक्विडिटी एसेट बैंक गोल्ड और अदर सिक्योरिटीज, जिस पर जो है बैंक को इंटरेस्ट मिलता है। तो एसएलआर में जो है बैंक जो है वो खुश रहते हैं और सीआरआर में बैंक जो है खुश नहीं रहते। अब ये इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है, देखो अगर जो सीआरआर है वो बहुत ज़्यादा है तो बैंक के पास पैसा कम है। अब जैसे 4% है तो बैंक के पास पैसा जो है वो कम है, क्योंकि उसने इतना सारा अमाउंट तो है सीआरआर के थ्रू आरबीआई में डिपॉजिट कर दिया। लेकिन अगर ये परसेंटेज कम होती है तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा आएगा और वो बैंक में जो है कस्टमर को ज़्यादा पैसा दे पाएगा लोन के रूप में। ठीक है, तो ये सीआरआर डिपेंड करता है कि मार्केट में कितना इनफ्लो होगा कितना आउटफ्लो होगा। तो अगर जैसे आरबीआई कहता है कि आरबीआई चाहता है कि जो मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है और वो पैसे को कम करना चाहता है, तो यहाँ पर सिक्योर ये जो है सीआरआर की परसेंटेज इंक्रीज कर देगा। ठीक है, जिससे लोग जो है पैसा कम लोन पे ले पाएंगे। सिमिलर इंक्रीज कर देगा तो वो कम ले पाएंगे और अगर डिक्रीज कर देगा तो लोग लोन ज़्यादा ले पाएंगे। ठीक है, सीआरआर रिजर्व मिनिमम परसेंटेज ऑफ कैश बैंक टू केप्ट आरबीआई, तो ये जो है आरबीआई अपने पास रखता है जिस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। ये एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। एनडीटीएल नेट डिमांड में सेविंग और जो करंट अकाउंट आते हैं एंड टाइम लाइबिलिटी जो है वो एफडी आती है, जिसमें मैंने यहाँ पर 1000 करोड़ का जो है अमाउंट लिखा है, जिसमें जो सीआरआर और एसएलआर क्या करती है कुछ रेस्ट्रिक्शन देती है कि बैंक जो है वो पूरा अमाउंट जो है वो लोन के रूप में नहीं दे सकता। नहीं तो क्या होगा, अगर बैंक सपोज 1000 जो करोड़ रुपए हैं जो उसके पास वो पूरा लोन के तौर पे दे दे तो बैंक के पास खुद तो कुछ बचेगा नहीं और वो क्या होगा बहुत ही जल्द बंद हो जाए, क्योंकि उसके पास जो है बैंकक्रप्ट हो जाएगा, उसके बाद पैसा ही नहीं होगा आगे अगर कुछ डेप्ट हो गए बैड डेप्ट हो गए तो। इसीलिए ये जो है कुछ सिक्योरिटी के तौर पे एसएलआर रखा जाता है और सीआरआर बैंक आरबीआई के पास रखा जाता है। नोट, सीआरआर एंड एसएलआर मेंटेन डेली एज परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल, ये जो है ये मेंटेन आरबीआई बैंक को करना बहुत ज़रूरी है। ऑन द लास्ट फ्राइडे टू नाइट, जो भी लास्ट जो उनकी फ्राइडे टू नाइट होती है उसको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, और अगर वो ऐसा नहीं करती तो उस पर चार्जेस लगते हैं बैंक रेट प्लस 3%, जो ही मैंने आपको बताया था बैंक रेट का। तो बैंक रेट जो भी बैंक का रेट होगा प्लस 3% जो कि है जो इनकी पेनल्टी चार्जेस होते हैं, क्योंकि शॉर्टफॉल होगा अगर सीआरआर में हुआ या एसएलआर में हुआ तो उनको 3% प्लस बैंक रेट उनको चार्जेस पे करने होंगे 1 डे के अकॉर्डिंग। अगर वो और ज़्यादा सब्सिक्वेंटली उनका रहता है कि एक दिन में नहीं 2-3 दिन, तो इस अकॉर्डिंग उनका प्लस 5% डिफॉल्ट सब्सिक्वेंटली डे के अकॉर्डिंग पेनाल्टी चार्ज की जाती है और बैंक को वो पे करनी पड़ती है। सो टॉपिक इज ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ। अब ओएमओ होता क्या है, अब देखो आरबीआई जो है वो इनफ्लो और आउटफ्लो के थ्रू क्या करती है मार्केट में, इनफ्लो के थ्रू क्या करती है पैसा डालती है और आउटफ्लो के थ्रू जो है मार्केट से पैसा ले लेती है। वो कैसे लेती है, थ्रू दी स्टॉक या जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के थ्रू क्या करती है पैसे को ले लेती है। ये इन्फ्लेशन और रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली होता है। ठीक है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट। इट इज़ ऑपरेटेड बाय आरबीआई, या आरबीआई ऑपरेट करती है। स्टॉक एक्सचेंज होता है और ये ऑनलाइन होती है। गवर्नमेंट जितनी भी सिक्योरिटीज़ होती हैं उसे वो सेल और परचेज दोनों करता है। ठीक है, और ये डिस्काउंट रेट पे भी देता है। अब डिस्काउंट रेट पे कैसे, सपोज जो है वो 1000 रुपये का जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी। ठीक है, और उसने बोला आरबीआई ने कि ये 10 साल बाद वो बाय बैक कर लेगा, लेकिन 10 साल बाद जो ये 1000 है इसको वो क्या करेगा 10,000 को
10 साल बाद मिलेगा ना उसको, तो ये 800 रुपये या 700 रुपये। तो इस तरीके से वो क्या करता है, डिस्काउंट रेट पे वो परचेज करता है, डिस्काउंट रेट पे सेल करता है। तो डिस्काउंट का मतलब ये कि अगर जो 1000 रुपये की चीज़ है उसको 800 पे ले लेना या 700 पे ले लेना, तो ये भी जो है OMO में होता है। RBI परफॉर्म बोथ बाइंग एंड सेलिंग। तो ये क्या करता है, RBI परफॉर्म करता है बाइंग भी एंड सेलिंग भी। तो ये कैसे करता है, देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ समझते हैं। अब ये RBI है, इसने क्या किया, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को OM मार्केट में बेचा। अब वो क्यों बेच रहा है, क्योंकि उसे यहाँ पर आउटफ्लो करना है। आउटफ्लो का मतलब है जो मार्केट से है वो पैसा लेना है। अब 1000 करोड़ सपोज मार्केट में था उस समय, ठीक है, और उसने 100 करोड़ का क्या करा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करा और उसके थ्रू जो है वो पैसा मार्केट से ले लिया। तो 100 करोड़ अब इसके पास आ गए, 1000 करोड़ में से 100 करोड़ गए, दो जो है 900 करोड़ अब मार्केट में अवेलेबल है। तो इसने क्या किया, वहाँ से पैसे को ले लिया, यानी कि मार्केट में जो है वो पैसा बहुत ज़्यादा था। तो जब मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा होता है तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, पैसे मार्केट से ले लेते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर लिखा है बाइंग एंड सेलिंग, तो सेलिंग तो समझ आ गई कि सेल कर दिया। अब वो क्या करता है, RBI बाय भी करता है। तो देखो बाय कैसे करता है, अब RBI ने क्या किया, जो मार्केट में है जितने भी सिक्योरिटीज थी उन्हें उसने परचेज कर लिया। अब परचेज किया है तो मार्केट में क्या करेगा, वो पैसे देगा। तो सपोज मार्केट में जो है वो 800 करोड़ थे, ठीक है, और उसने 200 करोड़ का क्या करा, परचेज कर ली, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जब मार्केट में पैसा कम है तो उसे हम रिसेशन का दौर कहते हैं, जहाँ पर जो पैसे हैं वो हमारे पास कम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मोर नहीं, कम होते हैं। मार्केट में जो है पैसा कम होता है और मार्केट में RBI क्या करती है, जो है इनफ्लो करती है, इनफ्लो के थ्रू मार्केट में पैसा इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ये रिसेशन को कम करती है। तो ये था हमारा पूरा OMO। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट इज अ रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम RBI। अब सपोज एक कमर्शियल बैंक है, वो जो है वो अपनी लिक्विडिटी जो SLR मैंने अभी आपको बताया था, SLR जो है SLR को एडजस्ट करने के लिए उसको जो है बैंक से, RBI बैंक से उसे कुछ पैसे उधार लेने पड़ते हैं। अब जब वो बैंक RBI से पैसे लेगा तो RBI उसको कुछ इंटरेस्ट पे वो पैसे देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट। अब ये क्या होता है, बेसिकली लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी देता है कि लिक्विडिटी बैंक जो है वो अपनी एडजस्ट कर सके। बैंक बोरो मनी फ्रॉम इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर बैंक को कुछ इमरजेंसी आ गई तो वो RBI से बोरो कर सकता है। फुलफिल CRR SLR, मैंने अभी आपको बताया CRR जो है वो RBI के पास से रिजर्व करनी पड़ती है और लिक्विडिटी फॉर्म में कुछ परसेंटेज उसको रखना पड़ता है। तो अगर वो दोनों ही चीज़ नहीं हो रही तो उस फॉर्म में भी वो RBI से पैसे ले सकता है। तो रेपो रेट क्या होता है, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक टू RBI। तो जो इंटरेस्ट पेड करती है कमर्शियल बैंक RBI को, दैट्स कॉल्ड रेपो रेट। एग्जाम्पल, व्हेन बैंक नीड मनी टू लिक्विडिटी एडजस्टमेंट देन बैंक गिव इंटरेस्ट टू RBI। तो बैंक क्या करती है, उसको इंटरेस्ट को पे करती है RBI को, तो हम उसे क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं रेपो रेट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं यहाँ पर। तो देखो ये क्या है, एक कमर्शियल बैंक है। अब कमर्शियल बैंक को सपोज 5 करोड़ रुपए की जो है वो नीड थी, तो उसने RBI से बोला कि जो है इसको कमर्शियल जो है कमर्शियल बैंक को 5 करोड़ की नीड थी, तो उसने RBI से बोला कि मुझे आप जो है 5 करोड़ दे दो। उसके लिए उसने क्या करी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो थी वो उसने सेल आउट कर दी या दे दी, इसने यहाँ पर RBI को दे दी, ठीक है। कोलैटरल, देखो यहाँ पर लिखा है बैंक प्रोवाइड कोलैटरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो जो है बैंक जो है वो प्रोवाइड करता है, बैंक क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, कुछ सिक्योरिटी देगा ना। ऑब्वियस है कि जब कोई पर्सन लोन लेता है तो वो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी मांगता है, तो RBI भी कुछ सिक्योरिटी मांगती है। तो कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कुछ बॉन्ड्स कमर्शियल बैंक को RBI के पास रखने पड़ते हैं एज ए सिक्योरिटी पर्पस, उसके बाद ही वो जो है अमाउंट बैंक को देता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करता है, जो है अब इसने जैसे अमाउंट ले लिया, ठीक है, बैंक ने ले लिया, अब उसके बाद उसे वो क्या करने पड़ेगा, रीपे भी करना पड़ेगा। अब वो जितने दिन डिले करता है पेमेंट में उस पर उसको इंटरेस्ट चार्ज होता है और वो इंटरेस्ट उसे पे करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा है इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक टू RBI। RBI को जो है इंटरेस्ट पे करता है। बैंक प्रोवाइड कोलैटरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तभी उसके बाद उसको लोन
मिलता है। रीपर्चेज ऑप्शंस, अब यहाँ पर जो है आरबीआई जो है रीपर्चेज ऑप्शन भी देती है। एग्रीमेंट बिटवीन बैंक एंड आरबीआई, बैंक प्रोमिसेस टू रीपर्चेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आफ्टर रेपो रेट। तो वो क्या करते हैं, बैंक जो है वो प्रॉमिस करता है कि वो जो अपने बॉन्ड्स हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, उसे वो रीपर्चेज कर लेगा। रेपो रेट जो पीरियड है वो ओवरनाइट होता है, मतलब एक दिन का जो भी चार्जेस है वो उसको पे करने पड़ते हैं। अगर वो नहीं करता तो जो है उस पर सिमिलर कंटिन्यू चार्जेस उस पर लगते रहते हैं। और जैसे जनरली अभी जो है टर्म है वो 7 डे की है, वैसे ही चेंज होती रहती है। तो जो उस समय जो होगी उस अकॉर्डिंग उस परसेंटेज को देखा जाएगा। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज है ये आरबीआई को उसको पे करनी पड़ती है, कमर्शियल बैंक को। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं रिजर्व रेपो रेट गिवन बाय आरबीआई ऑन डिपॉजिट मेड बाय कमर्शियल बैंक। अब जैसे कमर्शियल बैंक को नीड थी तो उसने आरबीआई से ले लिया। अब अगर आरबीआई जो है वो बैंक को पैसा देना चाहती है या उसको पैसा कमर्शियल बैंक से लेना है, तो जैसे कमर्शियल बैंक ने इंटरेस्ट पे किया आरबीआई को, सिमिलर आरबीआई भी कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट पे करती है। जैसे अभी इसने आरबीआई को करा था रेपो रेट में, अब रिजर्व रेपो रेट में क्या करते हैं, आरबीआई भी पे करता है कमर्शियल बैंक को। तो इंटरेस्ट पेड बाय आरबीआई टू बैंक इन केस ऑफ आरबीआई बोरो फ्रॉम अ बैंक, अगर आरबीआई बोरो करती है तो वो भी उसको पे करती है। एग्जाम्पल, व्हेन आरबीआई टेक मनी टू बैंक देन आरबीआई गिव इंटरेस्ट टू बैंक। तो आरबीआई भी यहाँ पर क्या करती है, इंटरेस्ट पे करती है। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, तो पहले कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। बैंक डिपॉजिट सरप्लस कैश टू आरबीआई। अब जैसे जो बैंक है उनके पास कुछ सरप्लस था, तो उन्होंने क्या करा, आरबीआई के पास डिपॉजिट कर दिया। इनके पास सरप्लस था, इन्होंने आरबीआई को दे दिया। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो थी आरबीआई से ले ली, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई से ले ली। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ली हैं तो आरबीआई कहता है कि मैं आपसे बाद में रीपर्चेज कर लूंगा, लेकिन जो भी इंटरेस्ट होगा वो आरबीआई कमर्शियल बैंक को पे करेगा। आरबीआई प्रोवाइड कोलेक्ट्रल गवर्नमेंट। अब ऑब्वियस है कि अगर कमर्शियल बैंक ने जब लोन लिया था या उधार लिया था आरबीआई से, तो उन्होंने भी कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी, तो सिमिलर बैंक आरबीआई भी वो चीज़ें प्रोवाइड करता है। रिजर्व रीपर्चेज ऑप्शन एग्रीमेंट बिटवीन बैंक एंड आरबीआई, बैंक प्रॉमिस टू रीसेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आफ्टर ऑफर रिजर्व रेपो रेट। ठीक है, तो ये भी इसे क्या करता है, ऑफर करता है या रीसेल के लिए प्रॉमिस करता है। तो इसमें भी सेम वही चार्जेस हैं कि ओवरनाइट आपको पे करना है, अगर नहीं करते तो कॉन्टिन्यूसली उसी अकॉर्डिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है, आरबीआई कमर्शियल बैंक को करता है, ठीक है, रिजर्व रेपो रेट में, और रेपो रेट में बैंक आरबीआई को करता है। ठीक है, दोनों में ये मेजर डिफरेंस था। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, तो वो तो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल चल रहे थे पॉइंट्स हमारे। अब ये नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मार्केट। अब मैंने ही आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये क्या करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पर समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर जो है 10,000 करोड़ रुपए है, तो एक जो है हमने सपोज जो है एक कंपनी एक सेक्टर में हमने इन्वेस्ट कर दिया 8,000 करोड़, दूसरे में हमने 12,000 करोड़। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं अमाउंट आरबीआई, और इसको कम भी कर सकता है। 10,000 करोड़ था, ठीक है, उसने 8,000 कर दिया एक सेक्टर में कि आप 8,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाता है आरबीआई, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि आप इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं करते। तो यहाँ डायरेक्शन लगाते हैं, परसेंटेज नहीं दी, जैसे उसमें रेपो रेट वगैरह थी क्वांटिटेटिव में, इसमें क्या करता है वो कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि आप यहाँ इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, और यहाँ पर आप इंक्रीज़ कर सकते हो इस सेक्टर में। तो देखो एग्जाम्पल यहाँ पर भी 10,000 करोड़ है, तो यह 3 सेक्टर हैं, तीनों में 4,000 और यहाँ 2,000 थे। तो इसने बोला कि 1,000 यहाँ से कम करो, यहाँ 3 ही कर सकते हो और यहाँ पर भी 3 करना है। तो इस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। तो कुछ रेस्ट्रिक्शन जो लगाते हैं आरबीआई, वो जिससे कि जिस सेक्टर में ज़्यादा नीड है या जिस सेक्टर में ज़्यादा जो है मनी की ज़रूरत है, उस सेक्टर में ज़्यादा मनी लग सके। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। आरबीआई फिक्स अ क्रेडिट अमाउंट टू बी ग्रांटेड फॉर कमर्शियल बैंक। तो जो बैंक को है, कमर्शियल बैंक को कुछ रेस्ट्रिक्ट करती है कि आप जो है लोन का अमाउंट इस वाले सेक्टर को ज़्यादा दोगे या दूसरे सेक्टर को कम दोगे। ठीक है, और कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करती है जिससे कमर्शियल बैंक जो है उनको इजीली लोन प्रोवाइड कर सकें रेदर देन दूसरे सेक्टर को। क्रेडिट इज गिवन बाय द
द अमाउंट अवेलेबल फॉर ईच कमर्शियल बैंक। अब जैसे वो देखे कि इस वाले सेक्टर, एक कोई सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा मनी की ज़रूरत नहीं है, या एजुकेशन वाले सेक्टर में बहुत ज़रूरत है, तो उस सेक्टर में ज़्यादा जो है मनी के लिए, लोन के लिए कमर्शियल बैंक ज़्यादा मोटिवेट हो, तो उसके लिए उन्हें बोलती है और कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगाती है कि आपको इसी में ज़्यादा इन लोगों को लोन देना है और दूसरे वाले सेक्टर को नहीं देना। तो वो क्या करती है, उन सेक्टर में ज़्यादा काम करती है। ठीक है। Regulation of consumer credit. In the instrument, consumer credit supply is regulated through the installment of sale and hire purchase of consumer goods. तो ये क्या करती है, कंज्यूमर जो परचेज एंड सेल है, इस पे भी कुछ क्या करती है, रेस्ट्रिक्शन लगाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, जैसे सपोज कि कोई पर्सन जो है प्रॉपर्टी के बिहाफ पे लोन लेने गया कि तो वो प्रॉपर्टी थी 1 करोड़ की, तो बैंक पूरा 1 करोड़ नहीं देता, वो क्या करेगा 97 लाख या 90 लाख कुछ अमाउंट वो मार्जिन के तौर पे अपने पास रख लेता है। तो मार्जिन इज अ डिफरेंट बिटवीन लोन वैल्यू द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। तो वो अपने पास मार्जिन के तौर पे उस अमाउंट को रख लेता है। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। अब मॉरल सक्सेशन, मॉरल का बेसिकली मीनिंग जो होता है वो मॉरल वैल्यू से होता है। तो यहाँ पर जो मॉरल सक्सेशन का मतलब है, मॉरल सक्सेशन रेफर टू द सजेशन टू कमर्शियल बैंक फ्रॉम द आरबीआई दैट हेल्प टू रेस्ट्रेनिंग क्रेडिट टू इन्फ्लेशन पीरियड। अब इन्फ्लेशन का पीरियड में जैसे कि एक सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसे हैं और दूसरे सेक्टर में पैसे नहीं हैं, तो जिस सेक्टर में पैसे की कमी है उस सेक्टर में उसकी सप्लाई हो सके, इसके लिए वो बैंक को कुछ रेस्ट्रिक्ट कर देती है कि आप अब जो है जो लोन दोगे वो इसी सेक्टर को ज़्यादा दोगे, दूसरे सेक्टर को आप नहीं दोगे या कम दोगे। ठीक है। पर हमारा है फाइनल थॉट, मनी पॉलिसीज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड एम टू एक्सेलरेट ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग एंड क्रेडिट सप्लाई इन इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक में जो भी है मनी सप्लाई, तो क्रेडिट कंट्रोल इजीली कर सके, तो आरबीआई इसलिए ये कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाती है। Fiscal policy, a policy which is concerned with management of government, taxation system, public expenditure and public debt with a view of achieving defined objective। तो इसमें बेसिकली जो है गवर्नमेंट क्या करती है, जो मनी की जो है सप्लाई अगर ज़्यादा है या इनफ्लो या आउटफ्लो, तो गवर्नमेंट क्या करती है फिजिकल पॉलिसी में टैक्स का जो है टैक्स इंक्रीज कर देती है, डिक्रीज कर देती है। तो इसके थ्रू क्या करती है, वो मनी की सप्लाई को कम और ज़्यादा कर सकती है या इनफ्लो आउटफ्लो कर सकती है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोबिलाइजेशन रिसोर्स फॉर रैपिड इकोनॉमिक, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अगर जो है बहुत ज़्यादा मनी की जो है इनकम लेवल के जो है, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा इनकम है, कुछ लोगों के पास कम है, तो इस स्टेबिलिटी को भी कंट्रोल करने के लिए फिजिकल पॉलिसी अपनाई जाती है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव हैं इसके, प्रमोशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड। तो इसमें जो है प्रमोट किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा सके, इंपोर्ट किया जा सके, तो कुछ ऐसी टेक्निक्स के थ्रू जो है प्रोडक्ट बनाया जा सके। ठीक है। प्राइस स्टेबिलिटी हो सके, अगर प्राइस जो है ज़्यादा कम ज़्यादा हो रहा है तो इसके लिए इस पर फिजिकल पॉलिसी में ध्यान दिया जाता है, और जो टैक्सेशन है उसको इंक्रीज़ किया जाता है। रिड्यूस डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो है इसका मेन मोटो यही है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो है डेफिसिट है, जो कि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ किया जा सके, इसके लिए वो कई प्रकार की छूट भी देती है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, तो ये जो है इनकम का इससे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, इस पर भी ये ध्यान देती है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की, तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हमारी क्या आती है, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, और जब हम फॉरेन में अपना जो बिज़नेस सेटअप करते हैं तो उसकी वहाँ की क्या पॉलिटिक जो है, जो गवर्नमेंट है वहाँ की क्या स्टेबिलिटी है और वहाँ की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, हम उनके बारे में रिसर्च करते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन द regulation of business. The political environment with respect of business environment include all the rules and regulations, law and the role of government in the day-to-day functioning of the organization. तो जो भी पॉलिटिकल के जो भी गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक बिजनेस को
बिजनेस कितना सक्सेस होगा या फिर वहाँ पर जैसी हमारी एक्टिविटी होंगी, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। और जो भी हमारी डे टू डे की फंक्शनिंग होती है बिजनेस में, उसमें मेजर रोल प्ले करती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। जैसे अगर गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज कर दिया या वहाँ पर कुछ लॉ बना दिया कि आप इस तरीके की प्रोडक्ट नहीं बना सकते या ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट का एक रोल जो है बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस जो है वहाँ पर रन कर सकता है इजीली। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस एक्टिविटी की क्या क्या रोल है गवर्नमेंट के। सबसे पहले अगर एक आपको बिजनेस जो है सेटअप करना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप उस बिजनेस को क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले परमिशन ऑफ फॉर्म्स। अगर आपको एक बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आपको एक परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, बिजनेस नीड टू रजिस्टर। तो आपका बिजनेस जो है वो रजिस्टर होना ज़रूरी है, उसके लिए आपको परमिशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब जब बिजनेस आप जो स्टार्ट कर रहे हो, इस्टेब्लिश कर रहे हो, तो गवर्नमेंट ये ध्यान रखती है कि जो आप प्रोडक्ट कस्टमर को दे रहे हो, तो वो कस्टमर को वो सारी जो आप फैसिलिटी देना चाहते हो वो दो, और कस्टमर के साथ कुछ अनफेयर ना हो, इसका भी गवर्नमेंट ध्यान रखती है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमें यही बताता है कि अगर कस्टमर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है या उसको कुछ उसके साथ अनफेयर हो रहा है, तो वो वहाँ पर गवर्नमेंट जो है इंटरेक्ट करती है, और बिजनेस से को जो बिजनेस ऑनर है वो उसके लिए लाइबल है, और उसके लिए वो उसको जो है जुर्माना या पेनल्टी के तौर पे देना पड़ता है अगर कुछ उसके कस्टमर के साथ अनफेयर होता है। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ द कस्टमर, प्रोटेक्ट करती है कस्टमर को। एम्प्लॉय प्रोटेक्शन, अगर एम्प्लॉय के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ यहाँ पर एम्प्लॉय प्रोटेक्शन भी देती है। प्रोटेक्ट द राइट ऑफ एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय के राइट है कि उसको सैलरी टाइम पर मिले, उसके जो वर्किंग आवर है वो टाइम पर हो। ठीक है, आप उससे ज़्यादा वर्क ना कराएं, जो स्किल्स हैं उसके ध्यान दी जाए। तो ये सारी चीज़ें जो एम्प्लॉय की जो भी प्रोटेक्शन की है, वो सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट ध्यान देती है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, जो आपका जो प्रोडक्ट है वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करे, मतलब आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जो एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है। ठीक है, तो इसमें भी जो गवर्नमेंट है वो हस्तक्षेप करती है, देखती है इन चीज़ों को कि आप वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो इको फ्रेंडली हो, या अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए आप ध्यान दें। प्रोटेक्ट द पब्लिक एंड एनवायरनमेंट, तो पब्लिक को भी प्रोटेक्ट करती है, कंज्यूमर को भी, प्लस एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे लीगल एनवायरनमेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, लीगल एनवायरनमेंट में हम जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट मीन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर फ्रेम्ड टू रेगुलेट द बिजनेस लॉज आर फॉर्मुलेटेड टू स्मूथन द वर्किंग एनवायरनमेंट। तो कुछ लॉज बनाए जाते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट जो बनाती है कि जो बिजनेस है वो स्मूथली रन हो सके। कुछ पॉलिसीज बना दी, कुछ रूल्स बना दिए, ठीक है, कि आप ये चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप जो आपका प्रोडक्ट है वो ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहा है, तो उसके क्या क्या लॉज हैं कि जो बिजनेसमैन है वो अपनी ज़्यादा ना चलाए, अपनी मनमानी ना करे, तो इसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन होती हैं। ठीक है, और वो बिजनेसमैन को फॉलो करनी पड़ती हैं। तो कंज्यूमरिज्म इट कैन बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन बाय इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड गवर्नमेंट इट टू हेल्प प्रोटेक्ट द कंज्यूमर, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस दैट इन्फ्रिंज कंज्यूमर राइट्स टू फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। जो भी बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो जो कस्टमर को प्रोडक्ट मिल रहा है वो सही मिले। ठीक है, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ सब फेयर हो, अनफेयर ना हो, सबकी इसके लिए ध्यान दिए जाते हैं और कुछ प्रोटेक्शन या कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं। इफेक्ट्स ऑफ कंज्यूमरिज्म, इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव क्या क्या इफेक्ट है, इंक्रीज इकोनॉमिक आउटपुट एंड क्रेडिट जॉब्स। ठीक है, लीड्स टू इंक्रीज इन वेल्थ ऑफ कंपनीज। नेक्स्ट इज प्रमोट कॉम्पिटिटिव बिटवीन कंपनीज, कॉम्पिटिटिव को प्रमोट करती है। अलाउ फॉर अ लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स, जब आप कॉम्पिटिटिव की बात करते हो या इन सब चीज़ों की बात करते हो, तो वहाँ पर क्या होता है, जो कस्टमर है उस तक बहुत सारे जो है प्रोडक्ट पहुँच सकते हैं, जो भी सर्विसेज हैं, वारंटी गारंटी सब चीज़ें दी जाती हैं। प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट, कंज्यूमर्स के जो भी राइट्स हैं वो उसे प्रोटेक्ट करती है। नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है, मिसयूज़ ऑफ लैंड एंड रिसोर्स। अगर बिजनेस बना है, बिजनेस का जो सेटअप है, तो वहाँ के जो रिसोर्स हैं, जो लैंड्स है, उसका मिसयूज़ होता है। एक्सपोर्टिंग पॉल्यूशंस होता है बहुत सारे प्रोडक्ट में। ठीक है, अगर प्लास्टिक का कुछ मटेरियल बन रहा है तो बहुत सारे पॉल्यूटेड होता है। वेस्ट ऑफ फॉर रिच कंट्रीज़ टू पुअर कंट्रीज़। अब जो बहुत सारी जो रिच कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो जो पुअर कंट्रीज़ हैं वहाँ जाकर अपना बिजनेस सेट करती हैं और वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनको कंज्यूम कर लेती हैं।
ओबेसिटी टू ड्यू टू एक्सेस कंजम्पशन। अब जो कंजम्पशन, जो बहुत सारे क्या कहते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट जो बाहर के हम खा लेते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये एक ओबेसिटी का भी जो है रीज़न है। अ साइकिल ऑफ वेस्ट, बहुत सारे जो है वेस्टेज होती है जिसकी वजह से बहुत सारी जो है पॉल्यूशन और गार्बेज इकट्ठा हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सारे नेगेटिव इफेक्ट है। और पॉजिटिव क्या था कि जॉब्स बढ़ती हैं, कंपनियां बिजनेस सेट होंगे, तो ठीक है, यहाँ पर देखिए जॉब इफेक्ट हो रहे हैं और वेल्थ कंपनी की इंक्रीज हो रही है, कॉम्पिटिटर को प्रमोट कर रहे हैं, बाहर की कंपनी आ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो नई टेक्नोलॉजी नई अपडेट्स होंगे तो कंपटीशन को एक कंपटीशन बढ़ता है, तो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट जो है कस्टमर को मिलते हैं और नई टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। तो ये थे कुछ हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा पुराना था वो उसको रिप्लेस कर दिया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। जो पहले था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसको चेंज कर दिया गया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, इसको ऑल्सो कॉल्ड कॉपरा, इसे हम कॉपरा भी कहते हैं। इनेक्टेड फॉर द प्रोटेक्शन फॉर कंज्यूमर, ये प्रोटेक्शन के लिए है। द एक्ट इंट्रोड्यूस the establishment of Central Consumer Protection Authority CCPA by the central government. It shall also be responsible for protecting right of consumers as a class and shall further ensure that no person engaged in unfair trade practices and that no misleading advertisement are made. तो जो भी हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बेसिकली नीड क्या है कि कस्टमर के साथ जो है वो अनफेयर ना हो सके, कुछ एडवर्टीजमेंट ज़्यादा अच्छी एडवर्टीजमेंट दिखा दी या कुछ बैड इम्पैक्ट ना हो, या जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, जो उसके अंदर कंटेंट है, जो भी उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो सही क्वालिटी में यूज़ हो, ठीक है। एक्सपेंड द स्कोप ऑफ इन्वॉल्विंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। अब जैसे जो पुराना जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, अब पहले के टाइम पे जो है वो आप देखते थे कि पहले जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन नहीं मिलते थे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होती थी, लेकिन अब क्या है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने लगी है। अब जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने लगी है तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की वजह से इसमें बहुत सारी चीज़ें अमेंडमेंट होने लगी। तो पहले तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत सारी चीज़ें अमेंड हुई, लेकिन उसके बाद देखा गया कि इतने सारे अमेंडमेंट से बेटर है कि हम कुछ नया करा जाए, तो फिर इसको है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पूरी तरीके से इसे बदल दिया गया। इट रिप्लेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये जो 1986 में बहुत अमेंडमेंट हुए, 2002 अमेंडमेंट हुए, 2000, तो ये अमेंडमेंट के बाद जब देखा गया कि बहुत सारे अमेंडमेंट हो गए हैं, उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि इस जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पूरी तरह बदल दिया जाए। तो रिप्लेस हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के साथ। ये कुछ लॉज हैं जो जनरली यूजीसी में पूछ लिए जाते हैं, तो ये हमें पता होने चाहिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ग्रांडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937, बेसिकली ये ईयरली वाइज और इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो मैंने यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट 1952, द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन 1954 में आया, द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, ट्रेडमार्क एंड मर्चेंडाइज मार्केट एक्ट 1958, ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटी 1980। अब इसके क्या फीचर्स हैं? दिस एक्ट अप्लाइज टू ऑल काइंड ऑफ गुड्स। ये जो है जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन की एक्ट की बात हो रही है तो ये जो है इस सब पर ही अप्लाई होता है, गुड्स एंड सर्विसेज एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अनलेस देयर इज अ स्पेसिफिक एग्जाम्पशन। कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पशन भी दी जाती हैं मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्पशन देती है, लेकिन ये जो सर्विसेज है, गुड्स है, ये सब पर ही एप्लीकेबल है कि अगर जो है ट्रेड में कुछ अनफेयर हो रहा है कस्टमर के साथ तो वो इन चीज़ों पे केस कर सकता है, या जो भी अनफेयर हुआ है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। ऑल दिस सेक्टर और वेदर दे आर प्राइवेट, पब्लिक और कॉरपोरेटिव, पर मतलब पब्लिक है, प्राइवेट है, कॉपरेटिव है, तो ये सभी के अंदर ये एक्ट कवर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेन अथॉरिटी अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की कौन कौन सी अथॉरिटी है। तो सेंट्रल है, एक स्टेट है और एक डिस्ट्रिक्ट है। तो पहले हम देखते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि है सेक्शन 4 to 6। तो पहले हम सेक्शन 4 देखते हैं। सेक्शन 4 में बताया गया कि जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसके अंदर मेंबर कौन कौन से होंगे और किस तरीके से उनका सिलेक्शन होगा, और मीटिंग होगी तो वो किस तरीके से होगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं मेंबर, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी notification established with effect from such date as it may specify in that notification the Central Consumer Protection Council
टू बी नोन एज द सेंट्रल काउंसिल। तो ऑब्वियसली इसे सेंट्रल काउंसिल के नाम से ही जाना जाएगा, ठीक है। द सेंट्रल काउंसिल शैल बी एन एडवाइजरी काउंसिल द कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। तो ये कुछ मेंबर्स के बारे में बताया गया है। द मेंबर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट, तो वो क्या हो, डिपार्टमेंट का जो है इंचार्ज होना चाहिए मिनिस्ट्री में, ऑफ कंज्यूमर अफेयर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट हु शैल बी अ चेयरपर्सन, तो वहाँ को चेयरपर्सन होना चाहिए। सच मेंबर ऑफ अदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर रिप्रेजेंटिंग सच इंटरेस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो अगर जो अदर मेंबर्स हैं उनके लिए कुछ प्रिस्क्राइब बताया गया है। प्रोसीजर फॉर द मीटिंग, तो क्या क्या प्रोसीजर है सेक्शन 5 में बताया गया है। द सेंट्रल काउंसिल शैल मीट एज एंड व्हेन नेसेसरी, जब नेसेसरी होगा तो वो मीटिंग हो सकती है, बट एटलीस्ट वन मीटिंग ऑफ काउंसिल शैल बी हेल्ड एवरी ईयर, तो एवरी ईयर एक मीटिंग होना तो ज़रूरी है, लेकिन अगर कुछ नेसेसरी होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और ज़रूरी होती है तो वो मीटिंग हो सकती है। द सेंट्रल काउंसिल शैल मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज द चेयरपर्सन मे थिंक फिट, तो जब भी ये चेयरपर्सन चाहेंगे या जब वो उनको लगता है तो उस अकॉर्डिंग वो मीटिंग हो सकती है। एंड शैल ऑब्जर्व सच प्रोसीजर इन रिगार्ड टू द ट्रांजेक्शन ऑफ इट्स बिजनेस एज में भी प्रिस्क्राइब, तो जो भी बिजनेस में जो भी इफेक्ट हो रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके रिगार्डिंग वो मीटिंग कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या क्या ऑब्जेक्टिव है ये सेक्शन 6 में बताया गया है कि मार्केट को प्रोटेक्ट करना है बेसिकली, और जो इन्फॉर्म्ड अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, कि जो कस्टमर है उसको जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो किस क्वांटिटी में कस्टमर तक पहुंच रहा है, ठीक है। जैसे एक कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिसमें लिखा होता है कि आप इससे ज़्यादा कंजम्पशन नहीं कर सकते, कुछ फूड प्रोडक्ट होते हैं या कुछ क्वालिटीज़ होती कुछ प्रोडक्ट होते हैं, तो फिर उनकी क्वांटिटी, क्वालिटी, प्योरिटी, तो ये सब उसमें डिफाइंड होता है कि ये जो है कस्टमर तक इस तरीके से डिलीवर होना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सेक्शन 7 में बताया गया। मेंबर द मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर इन द स्टेट गवर्नमेंट, तो वो स्टेट गवर्नमेंट में चेयरमैन होना चाहिए, ठीक है। द सच मेंबर ऑफ अदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर रिप्रेजेंटिंग सच इंटरेस्ट में बी प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सच नंबर ऑफ द अदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर नॉट एग्जिस्टिंग 10, तो 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, एज मे बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे। प्रोसीजर फॉर द मीटिंग, अब इसका क्या प्रोसेस है। द स्टेट काउंसिल शैल मीट एज वेन नेसेसरी, तो सिमिलर ये वैसा ही है कि अगर नेसेसरी है तो मीटिंग होनी चाहिए, बट नॉट लेस देन 2 मीटिंग, लेकिन 2 मीटिंग से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट 2 मीटिंग तो होनी ही चाहिए। द स्टेट काउंसिल शैल मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज द चेयरमैन में थिंक, द चेयरमैन चाहता है तो उस टाइम पर उस जगह हो सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट है द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, तो इसमें क्या था, ये जो है सेक्शन 8A के अंदर डिस्क्राइब है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो इसमें मेंबर द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, हु शैल बी इट्स चेयरमैन, तो वो चेयरमैन हो सकता है। सच मेंबर ऑफ द अदर ऑफिशियल एज मे बी प्रिस्क्राइब द स्टेट गवर्नमेंट, अदर जो है मेंबर के लिए जो है प्रिस्क्राइब करती है स्टेट गवर्नमेंट। प्रोसीजर फॉर द मीटिंग द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शैल मीट एज द एंड व्हेन नेसेसरी, जब ज़रूरत है वो तब तो मीटिंग हो ही होगी, बट नॉट लेस देन 2 मीटिंग, तो ये भी बिल्कुल स्टेट की तरह यहाँ पर 2 मीटिंग से कम नहीं होनी चाहिए एवरी ईयर, मतलब हर साल कम से कम 2 मीटिंग होनी चाहिए, और जब ज़रूरत है, जब नेसेसरी है तब भी मीटिंग होगी। द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शैल मीट एज सच टाइम एंड प्लेस एज, सिमिलर यहाँ पर भी जिस समय या जिस वक्त उनको नीड होगी या नेसेसरी होगी तो उस समय मीटिंग हो सकती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, कस्टमर को, तो वो किस तरीके से कहाँ का कंप्लेंट कर सकता है, ठीक है, और किस अमाउंट में, किस कोर्ट में जाकर, वो किस फॉर्म में जाकर कंप्लेंट कर सकता है। तो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज, तो क्या क्या एजेंसी यहाँ पर देखो, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट फॉर्म और नेशनल फॉर्म, तो 3 तरीके की यहाँ पर हमारी फॉर्म्स हैं। अब हम डिस्ट्रिक्ट फॉर्म देखते हैं। द अ पर्सन हु इज और हैज़ बीन और इज क्वालिफाइड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए, हु शैल बी इट्स प्रेसिडेंट। 2 अदर मेंबर, वन ऑफ द होम शैल बी होम हु शैल हैव बी क्वालिफिकेशन, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, नॉट लेस देन 35 ईयर, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट का जज होना चाहिए, ठीक है। और
यहाँ पर क्या लिखा है, 2 अदर मेंबर, मतलब 2 अदर मेंबर होंगे लेकिन उनमें से एक महिला भी होगी, 2 ऑफ whom शैल बी अ वुमेन, ठीक है। हु शैल हैव द फॉलोइंग, कुछ कुछ क्वालिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए, ये सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और कंप्लेंट के लिए, अब हमें एक कस्टमर को अगर कंप्लेंट करनी है तो ये जो सारी थी ये तो हो गई कि ये सारे जो है वहाँ पर मेंबर होंगे जो ये केसेस को देखेंगे। अब कंप्लेंट कौन कर सकता है, द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म्स इज नाउ डिस्ट्रिक्ट कमीशन विल हेयर केसेस वैल्यू अप टू 1 करोड़। तो जो पहले वैल्यू थी, जो हमारे 19 से जो चल रहा था हमारे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, ठीक है, लेकिन जो अभी 2019 का है उसमें जो है 1 करोड़ तक वैल्यू कर दी है। पहले यहाँ पर कितने रुपए तक के मामले देखे जाते थे, 20 लाख तक के, मतलब 20 लाख तक का अगर किसी का कुछ केस है तो वो यहाँ पर जाता था डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में, लेकिन अब यहाँ जो है वैल्यू इंक्रीज कर दी गई है, 1 करोड़ तक के जो है अब केसेस यहाँ पर देखे जाते हैं। द स्टेट फॉर्म्स, अब स्टेट फॉर्म जो है सेक्शन 16 to 19 में क्या बोला गया है, अ पर्सन हु इज और हैज़ बीन जज ऑफ अ हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट का एक जज होना चाहिए, अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट हु शैल बी प्रेसिडेंट, तो ये भी अपॉइंटेड जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। 2 अदर मेंबर, वन ऑफ देम कैन बी वुमेन, तो एक वुमेन हो सकती है। हु शैल बी अ पर्सन ऑफ एबिलिटी टू, मतलब जो जिसके अंदर एबिलिटी होगी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग एंड हैव एडुकेट नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब यहाँ पर कंप्लेंट के जो केसेस हैं वो कहाँ तक आने चाहिए, पहले जो है वो 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के आते थे, लेकिन अब जो है न्यू प्रोटेक्शन एक्ट में जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर अब इस वैल्यू को इंक्रीज कर दिया गया, यानी कि अब 10 करोड़ तक के जो है केसेस यहाँ पर आ सकते हैं। 20 लाख से पहले 1 करोड़ तक आते थे, लेकिन अब जो है चेंज हो चुके हैं, अब यहाँ पर 10 करोड़ तक की वैल्यू के केसेस आ सकते हैं। द नेशनल फॉर्म्स सेक्शन 20 to 23, इसमें बताया गया अ पर्सन हु इज और हैज़ बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पर देखो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो होना चाहिए। हु शैल बी इट्स प्रेसिडेंट, 2 अदर नंबर, वन ऑफ देम कैन बी वुमेन, वुमेन हो सकते हैं। हु शैल बी अ पर्सन टू एबिलिटी टू इंटीग्रिटी, मतलब वही सारी इसमें नॉलेज होनी चाहिए, एडुकेट, ठीक है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो चीज़ों को समझ सके, केसेस को समझ सके और सूझबूझ से अपने केसेस को सॉल्व कर सके। और इसमें जो है कंप्लेंट के जो है केसेस अब आते हैं 10 करोड़ तक, पहले जो है यहाँ पर आते थे 1 करोड़ तक के सारे केसेस, तो अब यहाँ पर जो है वैल्यू इंक्रीज कर दी। तो देखो तीनों में मेजर पॉइंट क्या आते हैं, पहले यहाँ पर जो है 20 लाख तक के आते थे, यहाँ पर 1 करोड़ तक के आते थे, ठीक है, लेकिन अब इनको चेंज कर दिया गया है, यहाँ 1 करोड़ तक, यहाँ 10 करोड़ तक, यहाँ 10 करोड़ से ज़्यादा तक के, ठीक है। और जो पहले था वहाँ 20 लाख तक के, और यहाँ 1 करोड़ तक के, और यहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा के। यहाँ पर जो है वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होना चाहिए, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस थे, ये बेसिकली एग्जाम में यही पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं फेमा। फेमा क्या है, बेसिकली फेमा की बात करें तो जब एक कंट्री में जो एक बिजनेस मैन है वो चाहता है कि वो अपने प्रोडक्ट को और भी एक्सटेंड करे और कंट्रीज़ में बेचे, या अगर किसी कंट्री में जाता है तो उसे वहाँ पर क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है, फॉरेन करेंसी की, फॉरेन करेंसी की उसे नीड होती है। तो अब फॉरेन करेंसी कैसे आएगी, अब जैसे पहले क्या था, जो हमारा फेरा था तो वहाँ पर हम बिलीव करते थे कि जितनी भी फॉरेन करेंसी है उन्हें हम रिजर्व करके रख लें, ठीक है, कि अब हमें कभी फॉरेन कंट्री में ट्रेड करना है या कुछ करना है तो हम उस फॉरेन करेंसी को यूज़ कर सकें, क्योंकि जो इंडियन करेंसी है वो हर कंट्री में नहीं चलती, इसी तरीके से अदर कंट्री की करेंसी भी यहाँ पर नहीं चलती, तो उसको कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉरेन करेंसी का यूज़ होता है, अब जैसे सपोज एक पर्सन जाता है ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे जो है वहाँ की करेंसी उसे चाहिए, या फिर वहाँ जाके जॉब करता है, तो वो जो अर्न कर रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या करेगा, उसको एक्सचेंज करेगा इंडिया में कि इंडियन करेंसी में। तो ये बेसिकली ये एक्सचेंज का प्रोसेस है, जिससे क्या है कि हमारी जो है ट्रेड में हेल्प होती है और हमारी इकोनॉमिक जो है वो भी डेवलप होती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट 1973, जो कि पहला था फेरा। पहले क्या था, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन थी कि अगर किसी को जो करेंसी चेंज करनी है तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, और अगर किसी से कुछ प्रॉब्लम हो गई और उस पर कोई केस हो गया तो उसको डायरेक्ट अरेस्ट कर लिया जाता था, ठीक है, क्रिमिनल केसेस में। तो ये बहुत सारी जो रेस्ट्रिक्शन थी जिसकी वजह से बहुत सारे जो अदर कंट्रीज़ के थे वो यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करते थे या बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं करते थे,
क्योंकि उन्हें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन का रेस्ट्रिक्शन होती थी, तो बहुत सारी उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, ठीक है। तो फेरा जो है वो रिप्लेस कर दिया गया, वॉज रिप्लेस्ड बाय फॉरेन मैनेजमेंट एक्ट 1990। तो ये 1990 में क्या है, 1999 में इसे रिप्लेस कर दिया गया। फेमा वॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड इट केम इनटू फोर्स 1 जून 2000। तो ये कब जो है इनफोर्स में हुआ, 2000 में। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये कब आया, इस्टेब्लिश हुआ, तो 1 जून 2000 में इस्टेब्लिश हुआ। और वो किसको रिप्लेस किया गया, फेरा को। ये क्वेश्चन जनरली आ जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमा, फेमा के क्या ऑब्जेक्टिव थे, द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर विच फेमा वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया वॉज फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड। तो ऑब्वियसली है कि एक्सटर्नल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए था, और जो वहाँ से पेमेंट होती थी, जो पेमेंट्स के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम फेस करनी थी होती थी, उसको रिगार्डिंग, उसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग ये आया था। इट एम्फेसाइजेस ऑन ट्रांसपेरेंसी, ये ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता था कि जो भी करेंसी है वो इजीली एक्सचेंज हो जाए, ठीक है। टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करता है। इट लिबरल द फॉरेन पॉलिसीज फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो भी फॉरेन जो है कंपनीज इन्वेस्ट करना चाहती है इंडिया में, या कुछ इंडियन कंपनी जो है बाहर इन्वेस्ट करना चाहती है, तो वो इजीली हो सके। तो ये फॉरेन ट्रेड को भी क्या करता था, प्रमोट करता था, क्योंकि यहाँ पर जो थी रेस्ट्रिक्शन कम थी। जैसे फेरा के टाइम बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन थी, तो फेमा में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया। कुछ मेजर प्रोविजन फॉर फेमा, तो कुछ देखते हैं हम प्रोविजन। फ्री ट्रांजैक्शन ऑन करंट अकाउंट, फ्री ट्रांजैक्शन सब्जेक्ट टू रिसीवेबल रेस्ट्रिक्शन दैट मे बी इम्पोज्ड आरबीआई कंट्रोल ओवर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो कुछ जो है आरबीआई कंट्रोल करता है ओवर द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को, ठीक है। कंट्रोल ओवर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीजर, तो ये जो है एक्सपोर्ट को भी, जो एक्सपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट, उनको भी कंट्रोल करता है, उनको भी देखता है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके, जो फॉरेन करेंसी आ सके, ठीक है। और अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है वो इजीली हो सके। डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, ये फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग करता है थ्रू द ऑथोराइज पर्सन लाइक ऑथोराइज डीलर और मनी। तो जो ऑथोराइज पर्सन है, जो डीलर्स हैं, वो जो है मनी एक्सचेंज का जो काम करते हैं, कि फॉरेन करेंसी को चेंज करते हैं अदर कंट्री की जो है करेंसी में, तो ये ऑथोराइज पर्सन या डीलर ही वर्क करते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं डिफरेंस, फेरा और फेमा में क्या डिफरेंसेस है। तो फेरा टू कंजर्व द फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्स, तो मैंने अभी आपको बताया था कि तो ये क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को जो है कंजर्व करके रखते हैं, रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। इसका यही काम था कि जो भी हमारे पास करेंसी है उनको हम रिजर्व कर लें, जिससे कि बाद में हम यूज़ कर सकें। लेकिन फेमा जो है वो प्रमोट करता है फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन मार्केट को, ट्रेड को। तो इन सबको क्या करता है, वो प्रमोट करता है, टू प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और इसे मेंटेन भी करता है। टू कंट्रोल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, ये फुल्ली कंट्रोल करते थे। लेकिन यहाँ पर फेमा में बोला गया कि कंट्रोल तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर मैनेज करेंगे कि किस तरीके से हमें इसे मैनेज करना है। और यहाँ पर 81 सेक्शन थे, बहुत सारे सेक्शन थे, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो सेक्शंस को कम कर दिया गया, जिससे इजीली जो है हम फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा दे सके, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सके, और फॉरेन करेंसी में डील कर सकें, ठीक है। और यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। नो कंपाउंडिंग कुड बी देयर। अब यहाँ पर जो कंपाउंडिंग है उसका वर्ड बेसिकली मीनिंग है कि अगर फेरा में अगर कुछ केस हो जाता है किसी पर, तो उसे क्रिमिनल केस माना जाता था और उसको सीधा जेल हो जाती थी। लेकिन जो है फेमा, वहाँ पर कंपाउंडिंग इज अलाउड, यानी कि कंपाउंडिंग का यहाँ पर बेसिकली जो है मीनिंग है कि आपको जेल होने से पहले आपको राइट है कि आप अपनी बात रख सकें, और आपने जो भी प्रोसेस है जिससे आप बच सके या कुछ पेनल्टी पे करके आप बच सके, तो वो सारी चीज़ें फेमा में अलाउड कर दी गई रेदर देन फेरा, ठीक है। फेरा में कुछ अलाउड नहीं था, डायरेक्ट आपको जेल होगी क्योंकि आप पे क्रिमिनल केस लग गया है, ठीक है। लेकिन फेमा में ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, कंपाउंडिंग अलाउ कर दिया गया है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं सोशो कल्चरल फैक्टर एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस। तो कैसे, सोशो कल्चर फैक्टर एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस, तो कैसे वो इन्फ्लुएंस करता है। अब सोशो कल्चर क्या होता है, बेसिकली हर एक कंट्री का एक अपना कल्चर होता है, तो वहाँ के जो कस्टमर होते हैं उनकी डिज़ायर्स, उनकी नीड, उनकी जो प्रेफरेंसेस होती है वो अलग होती है। तो एक कल्चर कैसे रिप्रेजेंट करता है और वो बिजनेस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। जैसे अब कोई प्रोडक्ट बनाया, तो अगर इंडिया में वो प्रोडक्ट बन रहा है तो इंडियन कस्टमर के अकॉर्डिंग बनेगा, अगर अनदर कंट्री में बन रहा है तो वहाँ के अकॉर्डिंग बनेगा। एज सोसाइटी एंड कल्चर
चेंज बिजनेस मस्ट बी अडॉप्ट टू स्टे अहेड ऑन देयर कंपटीशन। तो ये कंपटीशन को भी बढ़ाता है बेसिकली। तो वहाँ के जैसे भी चेंजेस हैं उन सबको अडॉप्ट करना और उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बनाना एंड स्टे रेलिवेंट इन द माइंड्स ऑफ देयर कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के जो माइंड में है जो प्रोडक्ट को लेकर, तो उस अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बनना। सम सोशो कल्चर फैक्टर आर एज फॉलो। तो कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पर, चेंजिंग प्रेफरेंस। अब हर जो कंट्री है वहाँ पर जो वहाँ का कल्चर है उसके अकॉर्डिंग उनके प्रेफरेंसेस अलग होते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल गारमेंट का लेती हूँ तो इंडिया में इंडियन ड्रेसेस होती हैं, अनदर कंट्री जहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया वगैरह तो वो फिर वेस्टर्न ड्रेसेस अलाउड होती हैं। अलाउड इन द सेंस उनकी वो प्रेफरेंस होती हैं, ठीक है। डेमोग्राफिक है कंट्री का अकॉर्डिंग चेंज होती है। एडवर्टीजमेंट टेक्निक, कैसी एडवर्टीजमेंट टेक्निक्स हैं, ठीक है। इंटरनल एनवायरनमेंट, कंट्री का इंटरनल एनवायरनमेंट, बिजनेस का जो है इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो कैसा है, वहाँ की जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका वो वर्क कैसे करें, उनकी स्किल्स, उनके रिसोर्सेज कैसे यूज़ हो रहे हैं, उनकी लैंग्वेजेस, तो ये सारे जो है इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। द की सोशो कल्चर फैक्टर दैट हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द ऑपरेशन ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज। तो कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उन्हें देख लेते हैं। कल्चर तो जो है एम्प्लॉय का जो है कंपनी के साथ कैसा रिलेशन है, और कंपनी जो है जैसा वर्क कर रही है वो जो है एम्प्लॉय की जो है लैंग्वेज उन्हें समझ आ रही है कि नहीं आ रही, वहाँ का कल्चर बेसिकली कैसा है। तो यहाँ पर देखो लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज कैसी है, जो है प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, वो जो है मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जब वो डिलीवर हो रहा है, या जो एम्प्लॉय में जो मैनेजमेंट टीम है जो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उनको एक दूसरे की बात जो है समझ आ रही है कि नहीं आ रही, तो उनकी लैंग्वेज, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे सपोज किसी को हिंदी लैंग्वेज नहीं आती तो उसको ये जो है समझ नहीं आएगा, तो डिपेंड ऑन लैंग्वेज। रिलीजन कैसा है वहाँ का, ठीक है, लेवल ऑफ एजुकेशन कैसी है, और कस्टमर की क्या क्या प्रेफरेंसेस है, वो किसको प्रेफरेंस करते हैं। कुछ गुड्स उन्हें चाहिए होते हैं, कुछ की नीड नहीं होती, तो वो किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं वो भी होता है। द एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टूवर्ड फॉरेन गुड्स। तो फॉरेन गुड्स को लेकर उनका एटीट्यूड कैसा है, जैसे कि हम जो है फॉरेन गुड्स को बहुत अच्छा समझते हैं इंडियन, तो सिमिलर अदर कंट्री के जो पीपल हैं वो कैसा समझते हैं, या वी आर इंडियन, कि हमें इंडियन प्रोडक्ट ही चाहिए, हमें इंडियन प्रोडक्ट ही अच्छे लगते हैं, तो वो उसको लेकर उनका एटीट्यूड कैसा है। इट इज़ CSR। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली क्या होता है, अब जब बिजनेसमैन जो है वो बहुत सारा प्रॉफिट कमा रहा है तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो है पब्लिक से जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो वहाँ पर वो कुछ कंट्रीब्यूट करे, कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ठीक है। तो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ ह्यूमन राइट्स, स्टेक होल्डर, एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉय के लिए जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। एनवायरनमेंट, तो वो एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखे। सोसाइटी इन विच इट्स ऑपरेट, जहाँ पर वो अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। तो CSR कमेटी इज़ कंपलसरी, तो जो है ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं बिजनेसेस, तो वहाँ पर कंपलसरी है कि वो एक CSR कमेटी बनाए और वहाँ पर कुछ % जो है इन्वेस्ट करे CSR के नाम पर। हैव टू स्पेंड 2% ऑफ एवरेज या नेट प्रॉफिट ऑन CSR एक्टिविटी given in section 135 first schedule 7 of Companies Act 2013 and Companies CSR rule 2014। तो इस रूल में ये गिवन है कि अगर कंपनी जो है नेटवर्थ उसकी 5 करोड़ है या टर्नओवर उसकी 1000 करोड़ से ऊपर है, नेट प्रॉफिट वो 5 करोड़ से ज़्यादा उसका अर्निंग हो रहा है, तो उसको CSR कमेटी बनानी होगी और उसका कुछ % इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। क्योंकि जब वो वहाँ से अर्न कर रहा है तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने वहाँ से इतना सारा प्रॉफिट अर्न किया है तो वो भी कुछ ना कुछ सोसाइटी को दे, ठीक है, वहाँ की उसकी अच्छाई के लिए वहाँ कुछ ना कुछ काम करे। तो एवरी कंपनी ऑन विच CSR इज़ एप्लीकेबल इज़ रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट और CSR कमेटी, तो उनको CSR कमेटी एक बनानी होगी बोर्ड के द्वारा। कंसिडरिंग 3 और मोर डायरेक्टर, जहाँ 3 और मोर डायरेक्टर होते हैं, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 डायरेक्टर शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 1 डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसका। हाउएवर इफ अ कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इन अन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर वो नहीं उनको रिक्वायर्ड है, देन इट शैल हैव 2 और मोर डायरेक्टर इन कमेटी, तो 2 डायरेक्टर से भी जो है कमेटी बनाई जा सकती है। कंटेनिंग 2 डायरेक्टर इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी हैविंग ओनली 2 डायरेक्टर ऑन इट्स बोर्ड, containing at least 2% in case of फॉरेन कंपनी, अगर 2 फॉरेन कंपनी है तो वहाँ पर 2 डायरेक्टर भी
जो है वो वर्क कर सकते हैं। विच 1 पर्सन शैल बी ऑथोराइज्ड बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, लेकिन 1 पर्सन जो है वो ऑथोराइज्ड होना चाहिए रेजिडेंट इन इंडिया एंड अदर नॉमिनेटेड बाय फॉरेन कंपनी। तो अदर जो मेंबर है वो नॉमिनेटेड हो सकता है फॉरेन कंपनी से, ठीक है। अब सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और हमारे ब्लॉगर पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।